अध्याय 1। सिल्वर क्रीक की प्रिय स्कूल शिक्षिका। एक कमरे वाले स्कूल की संकरी खिड़कियों से सुबह की गर्म धूप लकड़ी की डेस्क की पंक्तियों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। ताज़ी नुकीली पेंसिलों और चाक की खुशबू हवा में भर गई थी, जबकि एनाबेल विटलॉक सामने खड़ी थी। उसकी नीली पोशाक थोड़ी हिल रही थी क्योंकि वह चॉकबोर्ड पर अंकगणित का सवाल लिख रही थी। अब कक्षा, उसने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो सबसे कठोर दिलों को पिघला सकती थी। अगर तुम अपने भाई को 5 सेब खाने में मदद कर रहे हो और वह 3 खा लेता है तो तुम्हारे पास कितने सेब बचे? वह रुकी और अपने एक छोटे छात्र बिली को चिढ़ाते हुए देखा जो अपनी सीट पर बेचैन था। और नहीं बिली, तुम सेब खुद नहीं खा सकते। कमरे में ठहाके गूंज उठे और एनाबेल का दिल अपने काम की सरल खुशी से भर गया। बच्चों की हंसी उसके जीवन की ध्वनि थी, एक अनुस्मारक कि सिल्वर क्रीक जैसे छोटे धूल भरे शहर में भी वह बदलाव ला सकती है। उसके छात्र सिर्फ छात्र नहीं थे, वे उसके छोटे से परिवार थे जिनमें से हर एक उसके दिल का एक टुकड़ा था। बिली ने अपना हाथ उठाया, उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। दो सेब, उसने गर्व से पुकारा। बिल्कुल सही बिली, एनाबेल ने जवाब दिया। उसकी आंखें नरम हो गईं और उसने उसे स्वीकृति में सिर हिलाया। अब मुझे इसका उत्तर कौन बता सकता है? वह अगली समस्या की ओर मुड़ी, लेकिन खिड़की की ओर देखते ही उसकी आवाज एक पल के लिए नरम हो गई। दिन के बारे में कुछ अलग महसूस हुआ। बाहर की हवा शांत थी, बहुत शांत, जैसे कि शहर खुद अपनी सांस रोक रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वह इस पर विचार कर पाती, स्कूल की सीढ़ियों पर जूतों की भारी आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह मुड़ी और शेरिफ हेरोल्टेट अंदर दाखिल हुए। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी टोपी उतारी। उनकी आंखें एनाबेल पर पड़ने से पहले कमरे को स्कैन कर रही थीं। मैडम, उन्होंने उनका अभिवादन किया। उनकी गहरी आवाज एक दुर्लभ तत्परता से भरी हुई थी जिसने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। मुझे आपको परेशान करने से नफरत है, लेकिन शहर के बाहरी इलाके में कुछ अजीब जानवर देखे गए हैं। लोग घबरा रहे हैं। एनाबेले की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। शेरिफ, आप जानते हैं कि मैं जंगली जानवरों के बारे में कुछ अफवाहों से ज्यादा इन बच्चों को उनकी संख्याएं सिखाने के बारे में चिंतित हूं। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगती बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। शायद यह सिर्फ कोयोट है। शेरिफ हिचकिचाया। उसकी नजर जरूरत से ज्यादा देर तक उस पर टिकी रही। हो सकता है मैडम, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा बड़ा देखा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी आंखें उन बच्चों पर टिक गईं जो अब आपस में फुसफुसा रहे थे। सावधान रहो मिस व्हिटलॉक। एनाबेले सीधी हो गई। अपने कान के पीछे भूरे बालों का एक ताला ब्रश किया। मैं ठीक हो जाऊंगी शेरिफ। उसने जितना महसूस किया था उससे ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। वह जानती थी कि शेरिफ का इरादा अच्छा था, लेकिन उसके पास बेबुनियाद आशंकाओं के लिए समय नहीं था। मुझे इन छात्रों के साथ काम खत्म करना है, उसके बाद मैं छोटे टिम्मी के घर जाकर उसका होमवर्क दे दूंगी। शेरिफ टेट ने सिर हिलाया। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसा कहोगी तो उसकी चिंता कम नहीं होगी, उसने अनिच्छा से कहा और जाने के लिए मुड़ते समय अपनी टोपी उतारी। बस अपनी आंखें खुली रखो। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और एनाबेले ने खुद को कक्षा के सामने खड़ा पाया। बच्चों की हंसी की जगह अब एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसका दिल अभी भी थोड़ा तेज चल रहा था, लेकिन उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया और वापस चॉकबोर्ड पर चली गई और अपना ध्यान वापस अपने छात्रों की ओर लगाया। ठीक है क्लास, उसने अपनी आवाज में थोड़ा और दृढ़ संकल्प के साथ कहा। चलो अपने गणित पर वापस आते हैं, ठीक है? उसने मूड को ठीक करने की उम्मीद में समूह को एक चंचल आंख मारी। बाद में उस दोपहर जब बच्चे अपने घर चले गए, एनाबेले ने अपना सामान पैक किया और अपने गर्म चमड़े के जूते पहन लिए। सूरज आसमान में नीचे डूबने लगा था, जिससे सिल्वर क्रीक पर एक नरम नारंगी चमक फैल रही थी। शहर शांत था, बहुत शांत। जैसे ही वह शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ी, उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि कोई उसे देख रहा है। वह एक पल के लिए रुकी, अपने कंधे पर नजर डाली, लेकिन सड़क खाली थी। केवल पेड़ों के बीच से हवा की हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपना सिर हिलाया। शायद कुछ नहीं था। शेरिफ टेट ने उसे बिना किसी कारण के परेशान कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसने दूर से एक आवाज सुनी जिसने उसे फिर से रुकने पर मजबूर कर दिया। एक जानवर की गहरी और कर्कश आवाज। उसका दिल धड़क उठा और उसने सहज रूप से अपनी गति तेज कर दी। खुद से कहा कि यह बस एक आवारा कुत्ता है, लेकिन गुर्राहट फिर से आई, इस बार करीब से। एनाबेल की नब्ज तेज हो गई जब वह टिम्मी के घर पहुंची। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उसने दरवाजा खटखटाया।
टिम्मी की मां मिसेस बेंसन ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। मिस विटलॉक, टिम्मी का होमवर्क लाने के लिए आप कितनी दयालु हैं। कृपया अंदर आएं। एनाबेल मुस्कुराई, लेकिन उसके विचार अभी भी दूर थे, जंगल से आने वाली अजीबोगरीब आवाजों पर टिके हुए थे। होमवर्क सौंपते हुए उसने मन ही मन नोट कर लिया कि अब से वह शहर के दिल के करीब ही रहेगी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, एनाबेल आखिरकार अपने साधारण कॉटेज में वापस लौट आई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वह खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गई, ढलती हुई धूप को घूरते हुए। एक पल के लिए सब कुछ फिर से शांत हो गया। देखे जाने की अजीब अनुभूति धीरे धीरे फीकी पड़ गई, क्योंकि उसने अपनी सांसों की आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जब वह अपने घर की गर्मी में बस गई, तब भी उसके दिमाग में एक विचार कौंध रहा था, बेचैन करने वाली अनुभूति बनी हुई थी। और वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही थी कि जंगल में वास्तव में क्या है। टिम्मी के घर से घर लौटते समय एनाबेले के जूते गंदगी वाली सड़क पर लगातार क्लिक कर रहे थे। दिन का बोझ हर कदम के साथ कम होता जा रहा था। शाम की हवा में एक ठंडी चुभन थी, एक ऐसी ठंड जो बदलते मौसम का संकेत देती थी। सिल्वर क्रीक, जो आमतौर पर शांत और शांतिपूर्ण होती है, असामान्य रूप से शांत महसूस हुई। यह सिर्फ शहर की सामान्य हलचल की अनुपस्थिति नहीं थी, यह एक गहरी शांति थी, जैसे कि धरती ने ही अपनी सांस रोक ली हो। हवा, जो आमतौर पर एक परिचित साथी होती है, शांत हो गई थी। सड़कों के किनारे लगे पेड़ स्थिर खड़े थे, उनकी शाखाएं मुड़ी हुई और खामोश थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां आसमान की ओर बढ़ रही हों। एनाबेले अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगती हुई बेचैनी को दूर नहीं कर पा रही थी। वह एक पल के लिए रुकी, अपने कंधे पर नजर डाली। जब उसने छाया में कुछ देखा तो उसकी सांस रुक गई। सड़क के किनारे से थोड़ी दूर, जहां पेड़ घने हो गए थे और सूरज की रोशनी के आखिरी निशानों को निगल गए थे, चमकती आंखों की एक जोड़ी उसे गौर से देख रही थी। उसकी हृदय गति तेज हो गई। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह पहली बार नहीं था जब उसने इन इलाकों में जंगली जानवरों का सामना किया था, लेकिन यह अलग महसूस हुआ। कुछ उसे देख रहा था, इंतजार कर रहा था। आंखों की चमक झपकती नहीं थी, लड़खड़ाती नहीं थी, वे उस पर टिकी हुई थी, बहुत ज्यादा जागरूक, बहुत ज्यादा जानबूझकर। किसी जानवर की तरह नहीं। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और उसने अपनी गति तेज कर दी। अचानक हुए सन्नाटे में उसके कदम तेज हो गए। जैसे जैसे वह चलती गई, उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। शायद यह कोई जंगली जानवर था, शायद कोई भालू या कोई बड़ी बिल्ली, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर का एक हिस्सा सहज भय को पहचानता था। वह अपनी पूरी जिंदगी इन जंगलों के इर्द गिर्द ही पली बढ़ी थी, और फिर भी इसमें कुछ गड़बड़ थी। यह सिर्फ आंखों की वजह से नहीं था, यह वह तरीका था जिससे उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह शिकार हो। जब आंखें स्थिर रहीं तो उसकी सांस फिर से रुक गई, कभी नहीं हिली, कभी नहीं झपकाई। उसने खुद को आगे देखने के लिए मजबूर किया। देखा जा रहा होने का एहसास मिटने दिया, लेकिन ही और भी मजबूत होता गया। जैसे जैसे वह सड़क पर आगे बढ़ती गई, जंगल का सन्नाटा बहरा होता गया। उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंजने लगीं। हवा की हर सरसराहट बहुत तेज लग रही थी। पत्तियां, शाखाएं, यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे की धरती भी, यह सब तनाव से भरा लग रहा था। उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो गई थी मानो वह जंगल में हर छोटी छोटी हलचल, छाया में होने वाली हल्की सी हलचल को सुन सकती थी। और फिर ये हुआ, एक विशाल छाया उसकी दृष्टि के किनारे पर चली गई, जो भयानक गति से पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। एनाबेले का दिल धड़क उठा जब वह आकृति आगे के रास्ते पर आगे बढ़ी। उसका रूप अंधेरे से एक दुस्वप्न की तरह प्रकट हुआ। एक भेड़िया नहीं, कोई भी भेड़िया नहीं, वह बहुत बड़ा था। उसका कोट एक चिकना आधी रात का काला रंग था, जो उसके चारों ओर के प्रकाश को अवशोषित करता हुआ प्रतीत होता था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक एम्बर रंग के साथ चमक रही थीं, जो एक शिकारी फोकस के साथ उस पर टिकी हुई थी, जिससे उसका खून ठंडा हो गया। उसका विशाल आकार, उसकी चाल में शक्ति, वह जंगली प्राणी नहीं था जिस तरह से उसने उन्हें कभी जाना था। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसके पास प्रतिक्रिया करने, चीखने या भागने का भी समय नहीं था। भेड़िया एक धुंधलेपन की तरह आगे बढ़ रहा था, एक भयावह गति की चमक। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, वह उस पर टूट पड़ा। उसके जबड़े छाया से बाहर निकल आए। प्रभाव ने उसकी छाती पर प्रहार किया और वह जमीन पर गिर गई। उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। उसका हाथ भेड़िए के मुंह में फंस गया था। उसके दांत उसके मांस में इतनी जोर से धंस गए कि उसके शरीर में दर्द और आतंक की चीख निकल गई।
वह महसूस कर सकती थी कि जानवर का वजन उस पर दबाव डाल रहा है, उसकी गर्म सांसें उसकी त्वचा को जला रही हैं। वह हाँफने लगी, उसकी दुनिया घूम रही थी। उसकी दृष्टि के किनारों से अंधेरा रेंग रहा था। उसके हाथ में तेज दर्द जो हो रहा था, उसके सदमे की तुलना में कुछ भी नहीं था। उसने चीखने की कोशिश की, भेड़िए को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत तेज था। उसके विचार धुंधले हो गए। दुनिया उसके चारों ओर घूम गई और मुड़ गई, क्योंकि वह होश में रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी उंगलियां धरती से रगड़ते हुए कांप रही थीं। भेड़िए की पकड़ मजबूत हो गई, उसके हाथ को खींच रहा हो, और फिर सब कुछ काला हो गया। एनाबेल ने जो आखिरी चीज महसूस की वह थी भेड़िए की पकड़, उसकी बांह पर कसना, क्योंकि दुनिया अंधेरे में बदल गई थी। जब एनाबेल जागी तो पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी गर्मी। उसकी बांह आग की तरह जल रही थी। जलन के कारण उसके गले से कराह निकल रही थी, जबकि वह अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने में कुछ पल लगे, और जब वे ध्यान में आए तो उन्होंने उसकी उलझन को और गहरा कर दिया। उसके आसपास का कमरा मंद था। खिड़की के पास लकड़ी की मेज पर टिमटिमाती लालटेन से ही एकमात्र रोशनी आ रही थी। हवा में देवदार की गंध आ रही थी, ऐसी मिट्टी की खुशबू जिसने उसे घने जंगलों और भूली बिसरी जगहों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह एक पुआल के गद्दे पर लेटी हुई थी, जिसकी खुरदरी बनावट उसकी त्वचा पर दब रही थी। सिल्वर क्रीक की जानी पहचानी आवाजें गायब थीं। उनकी जगह प्रकृति की शांति, एक अपरिचित शांति ने ले ली थी, जिसने उसके अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। एनाबेल ने बैठने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन इस हरकत ने उसके हाथ में दर्द की एक लहर पैदा कर दी। वह हाँफने लगी। उसकी सांसें छोटी छोटी उथली फुहारों में आ रही थीं। उसकी उंगलियां उसकी बांह की कोमल त्वचा को छू रही थीं, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अंदर से जल रही हो। एक आवाज ने उसकी घबराहट को रोका, शांत लेकिन दृढ़, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। एनाबेल का सिर आवाज की ओर झुका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो उसका ख्याल रख रहा था। वह छोटी सी मेज के पास खड़ा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसके चौड़े कंधे उसकी खुरदरी सूती शर्ट को भर रहे थे। उसके बाल काले, उलझे हुए और अनियंत्रित होने के लिए बस इतने लंबे थे, लेकिन यह उसकी आंखें थीं जो हरे रंग की, तीखी और तीव्र थीं, जिसने उसका ध्यान खींचा। वे उस पर केंद्रित थीं, उसकी हर हरकत को देख रही थीं, जैसे कि वह कोई नाजुक चीज हो, कोई महत्वपूर्ण चीज हो। मैं कहाँ हूं? एनाबेल की आवाज कर्कश थी, मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, क्योंकि वह आगे बैठने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी बांह की गर्मी ने दर्द की तीव्रता को अनदेखा करना असंभव बना दिया था, लेकिन उसे यह जानना था कि क्या हुआ था। उसने महसूस किया कि वह आदमी कोल आखिरकार उसकी ओर मुड़ा। उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। उसका जबड़ा शांत संकल्प से कस गया था, जिससे वह और भी असहज महसूस कर रही थी। उनके बीच की खामोशी में भी उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। उसकी आंखें उसकी घायल भुजा पर, फिर उसके चेहरे पर गईं। तुम सुरक्षित हो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन वहां एक कठोरता थी, एक सतर्कता, जिसने उसकी नब्ज को सिर्फ डर से ज्यादा तेज कर दिया। एनाबेल की सांस अटक गई। मुझे क्या हुआ? बोलने की कोशिश में उसका गला दुख रहा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। सवालों के जवाब पाने के लिए बेताब होकर तेजी से बाहर निकल रहे थे। मैं यहाँ कैसे पहुंची? मेरी भुजा में ऐसा दर्द क्यों है? काल करीब आया, और एक पल के लिए उसे लगा कि उसने उसकी आंखों में कुछ झिलमिलाता हुआ देखा, कुछ नरम, लगभग कोमल, लेकिन एक पल में वह चला गया और उसकी जगह वही अडिग शांति आ गई। तुम पर हमला हुआ था, उसने समझाया। एक भेड़िया, उसने तुम्हें काटा। एनाबेल याद करके पीछे हट गई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। एक भेड़िया, वह अभी भी अपने मन में उसकी दहाड़ सुन सकती थी। उसके दांतों को अपनी बाह में गड़ा हुआ महसूस कर सकती थी। उसके दांतों को अपनी बाह में गड़ा हुआ महसूस कर सकती थी। उसके दांतों को अपनी बाह में गड़ा हुआ महसूस कर सकती थी। उसके दांतों को अपनी बाह में गड़ा हुआ महसूस कर सकती थी। उसके दांतों को अपनी बाह में गड़ा हुआ महसूस कर सकती थी। उसके दांतों को अपनी बाह में गड़ा हुआ महसूस कर सकती थी। उसके दांतों को अपनी बाह में गड़ा हुआ महसूस कर सकती थी। उसके दांतों को अपनी बाह में गड़ा हुआ महसूस कर सकती थी। उसके दांतों को अपनी बाह में, अपनी बाह में, अपनी बाह में, अपनी बाह में, अपनी चिल्लाने से बचने के लिए अपने होंठ काट लिए। मैं यहाँ कब हूं? उसने फिर से मांग की। इस बार शब्द ज्यादा जोरदार थे, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। उसका सिर उलझन में घूम रहा था। मुझे याद नहीं है,
कोल की नजर थोड़ी नरम पड़ गई, हालांकि उनके बीच की दूरी बनी रही। वह और जवाब देने की जल्दी में नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर दबाया, उसे वापस लेटने के लिए कहा। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसने दोहराया। उसकी आवाज स्थिर लेकिन अडिग थी। तुमने बहुत खून खो दिया है, तुम सवाल पूछने की स्थिति में नहीं हो। उसके लहजे में आदेश ने उसे झकझोर दिया, लेकिन जिस तरह से उसका हाथ उसके ऊपर टिका था उसमें एक अजीब सी गर्मजोशी थी, एक जमीनी मौजूदगी जिसे वह नकार नहीं सकती थी। उसकी नब्ज तेज हो गई, लेकिन डर से नहीं। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वह अपनी उंगली से नहीं समझ पा रही थी। एनाबेल ने निगल लिया, उस निराशा को दबाते हुए जो उसे जकड़ रही थी। वह जानती थी कि उसे उस पर भरोसा करना होगा, कम से कम अभी के लिए। उसकी बांह में दर्द इतना ज्यादा था कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, और हर चीज से थकावट, हमला होना, यहां होना, इस अजनबी से घिरा होना उसे परेशान कर रहा था। मुझे समझने की जरूरत है, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कृपया। कोल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें कुछ पल और उस पर टिकी रहीं, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था कि उसे कहना चाहिए। अंत में उसने गहरी अनिच्छा भरी आवाज में आह भरी। तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो, उसने कहा। उसका स्वर इतना शांत था कि वह लगभग उसे पकड़ ही नहीं पाई। तुम्हें चिह्नित किया गया है। एनाबेले ने भौहें सिकोड़ी। उसका भ्रम बढ़ रहा था। चिह्नित? उसने धीरे धीरे शब्द दोहराया, इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हुए। लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही शब्द उसे असहज महसूस कराते, जैसे कि वह कोई पहेली हो जिसे वह हल नहीं कर सकती। किसके द्वारा चिह्नित? वातावरण में बदलाव सूक्ष्म था, लेकिन यह वहां था। एक तनाव जो पहले नहीं था, जो उनके बीच हवा में चटक रहा था। वह इसे अपनी छाती में गहराई से महसूस कर सकती थी। कुछ बदल गया था, कुछ बदल गया था। बिना किसी चेतावनी के दूर से आई चीख ने सन्नाटा तोड़ा। एनाबेल स्तब्ध रह गई। यह आवाज केबिन में गूंज उठी, धीमी और शोकाकुल। फिर एक और आवाज उसके साथ जुड़ गई, रात में एक दूसरे को पुकारने वाले भेड़ियों का समूह। यह दूर था, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसकी इंद्रियां इस तरह से तेज हो गईं कि वह चौंक गई। वह हांफने लगी। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह गद्दे के किनारे तक पहुंच गई थी। यह क्या है? कोल की निगाह खिड़की पर गई, फिर वापस उसकी ओर। उसकी आंखों में कुछ झिलमिलाहट थी, कुछ सतर्क। भेड़िए, उसने कहा। उसकी आवाज अब कम थी, जैसे कि वह कोई सच बोल रहा हो जिसे वह नहीं सुनना चाहता था। चीखें तेज होती गईं और अधिक तीव्र, जैसे कि झुंड करीब आ रहा हो। एनाबेल की सांस उसके गले में अटक गई। उसका शरीर तनाव में आ गया। वह हवा में हर बदलाव को महसूस कर सकती थी। भेड़ियों की आवाजें एक तेज ब्लेड की तरह सन्नाटे को चीर रही थीं। वह चीड़ के रस को और भी स्पष्ट रूप से सूंघ सकती थी। अपने फेफड़ों में रात की हवा के तीखेपन का स्वाद ले सकती थी। उसके आसपास की हर चीज उसकी इंद्रियों, उसकी प्रवृत्ति को और भी तीव्र कर रही थी। वह सब कुछ जो उसे इंसान बनाता था अचानक बहुत तेज हो गया था। शांत हो जाओ। कोल की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें कुछ गहरा, कुछ खतरनाक था। वह करीब आया। उसकी उपस्थिति ने उसे घेर लिया। वे तुम्हारे लिए नहीं आएंगे। लेकिन एनाबेल इतनी आश्वस्त नहीं थी। चीखों की खिंचाव उसके सीने में गहराई तक गूंज रही थी, और हालांकि उसका दिमाग उसे सावधान रहने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके शरीर ने इस तरह से पुकार को महसूस किया जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकती थी। केबिन का दरवाजा चरमराया। एनाबेल की नब्ज उसके गले में उछल गई जब वह आवाज की ओर मुड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बाहर की हलचल को सुन सकती थी, शाखाओं के टूटने की आवाज, जैसे ही कोई चीज उसके पास आ रही थी। कोल उसके सामने आया। उसका चौड़ा शरीर दरवाजे के दृश्य को अवरुद्ध कर रहा था। उसका जबड़ा जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं। कमरे में तनाव स्पष्ट था। फिर मानो संकेत मिलते ही चीखें बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सुकून देने वाला नहीं था। ये तूफान से पहले की शांति थी। अध्याय 2, खून से लाल चांद। एनाबेले की नींद बेचैन थी, ऐसे ज्वलंत सपनों से ग्रस्त थी जिनका कोई मतलब नहीं था, फिर भी वे बहुत वास्तविक लग रहे थे। वह पुआल के गद्दे पर करवटें बदलती रही। उसकी त्वचा पसीने से भीगी हुई थी। उसकी सांस उथली थी क्योंकि वह बेहोशी में अंदर बाहर हो रही थी। अपने सपनों के बीच वह भागती रही। उसके पैर अप्राकृतिक गति से चलते रही। दुनिया उसके चारों ओर धुंधली होती जा रही थी। वह अपने दिल की तेज धड़कन सुन सकती थी, लेकिन यह सिर्फ उसकी नहीं थी। दूसरे दिल एक साथ धड़क रहे थे,
चीड़ और नम धरती की खुशबू चारों ओर से भारी थी, कुछ और कुछ जंगली, कुछ ऐसा जिसका वह नाम नहीं ले सकती थी। उसके आगे भेड़ियों का एक विशाल झुंड खून से लाल छात के नीचे एक साथ भाग रहा था। उनके शरीर चिकने और शक्तिशाली थे, उनके फर भयानक रोशनी में चमक रहे थे। उसने उनकी उपस्थिति महसूस की, अपने भीतर किसी गहरी चीज का खिंचाव महसूस किया, एक बंधन जिसने उसे उनसे बांध दिया। भेड़ियों की चीखें हवा में गूंज रही थीं, एक खूबसूरत भयावह कोरस। एनाबेले उनके साथ भागना चाहती थी, झुंड में शामिल होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की उसका शरीर उसे धोखा दे गया। वह लड़खड़ा गई, साथ नहीं रख पाई। जैसे ही वह उनके पास पहुंची उसकी सांस गले में अटक गई, लेकिन ऊपर चांद से खून बहने लगा। लाल रोशनी भेड़ियों, जंगल और उसकी पूरी दुनिया को निगल रही थी। एक घुटी हुई चीख के साथ वह अपने घुटनों पर गिर गई, चांद के खिंचाव के भार से मुक्त होने में असमर्थ। भेड़ियों की दूर की चीखें शून्य में विलीन हो गईं। पास में सरसराहट की आवाज ने एनाबेले को दुःस्वप्न से बाहर निकाला। उसकी आंखें मंद रोशनी वाले केबिन में खुलीं। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि सपने के अवशेष उससे चिपके हुए थे। भेड़िए की उपस्थिति का एहसास उसके सीने में बना हुआ था। वह खुद को गद्दे से ऊपर धकेलते हुए हवा के लिए हाँफ रही थी। उसका हाथ जल रहा था, घाव दर्द से धड़क रहा था, लेकिन यह उसके दिल की भावना की तुलना में कुछ भी नहीं था। जंगली, जैसे कि वह दो दुनियाओं के बीच फंस गई हो, एक आकृति उसके ऊपर खड़ी थी। कोयले को देखते ही उसकी नब्ज तेज हो गई। अंधेरे में उसकी आंखें मंद मंद चमक रही थीं। वह उसके बिस्तर के किनारे पर बैठा था और उसे एक शांत तीव्रता से देख रहा था, जिससे उसके गालों पर गर्मी की लहर दौड़ गई। वह हमेशा से वहां था। उसने उसे नोटिस नहीं किया था, उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसे सोए हुए कितना समय बीत चुका था। उसकी उपस्थिति इतनी निरंतर, इतनी स्थिर थी कि उसे लगा कि वह कमरे में उसके बिना सांस नहीं ले सकती। क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज धीमी थी, लगभग एक गुर्राहट, जैसे वह करीब झुका। उसकी नजर उस पर टिकी हुई थी। उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी उसकी ओर विकीर्ण होती हुई लग रही थी, एक चुंबकीय खिंचाव जिसने उसके लिए सीधे सोचना मुश्किल कर दिया। एनाबेल ने निगल लिया, अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। उसकी नब्ज अभी भी धड़क रही थी और उसकी इंद्रियां बहुत तेज महसूस कर रही थी, जैसे कि दुनिया अचानक बहुत जीवंत, बहुत वास्तविक हो गई हो। खिड़की से आती चांदनी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा चमकीली लग रही थी। बाहर देवदार के पेड़ों की महक ज्यादा तेज, ज्यादा मादक लग रही थी। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग अभी भी सपने, भेड़ियों, उसके अंदर किसी चीज के खिंचाव से घूम रहा था जिसे वह समझा नहीं पा रही थी। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। वह उन जवाबों के लिए बेताब थी जो उसे नहीं पता था कि वह चाहती है। सपना अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। भेड़िए उस खूनी लाल चांद के नीचे दौड़ रहे थे और वह उसके साथ जो बंधन वह महसूस कर रही थी, वह अभी भी अपनी छाती में उस खंभे की गूंज महसूस कर सकती थी। कोल का जबड़ा कड़ा हो गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह उसका अध्ययन कर रहा था। एक पल के लिए वह चुप रहा, जैसे कि अपने शब्दों को तौल रहा हो। वह उसकी निगाहों में झिटकर बोलने की अनिच्छा देख सकती थी, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाई। उसकी निगाहें स्थिर थीं, जैसे कि वह उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तुम बदल रही हो, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी, गंभीर थी। एनाबेले का दिल शब्दों को सुनकर धड़क उठा। बदल गया, इसका क्या मतलब था? क्या यह घाव था? क्या यह कुछ और बुरा था? जो डर उसके अंदर घुस रहा था वह बढ़ने लगा, जंगल की आग की तरह उसके अंदर फैल गया। उसने अपनी बांह को पकड़ा, जहां दर्द अभी भी बना हुआ था, लेकिन यह उसकी छाती में चुभने वाली सनसनी की तुलना में कुछ भी नहीं था। उसके आसपास की दुनिया बहुत बड़ी, बहुत भारी लग रही थी और उसे यकीन नहीं था कि वह खुद को और कितने समय तक संभाल पाएगी। क्या बदल रहा है? जैसे ही उसने और अधिक के लिए दबाव डाला, उसकी आवाज फट गई। उसके शब्द हताश थे। तुम्हारा क्या मतलब है? कोल की नजर नरम पड़ गई, लेकिन केवल 1 सेकंड के अंश के लिए। मैं अभी यह सब नहीं समझा सकता, उसने कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाई। वह अचानक खड़ा हो गया, उसका लंबा रूप उसके ऊपर मंडरा रहा था। तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है और जो हो रहा है उसे स्वीकार करने की जरूरत है। एनाबेले ने उसे देखा। उसकी नब्ज तेज हो गई, लेकिन उसने बहस नहीं की।
वह एक बात के बारे में सही था। उसका दिमाग इतना बिखरा हुआ था, इतना भ्रमित था कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वह बस वहां बैठी रह सकती थी, सपने के अवशेषों से कांपती हुई। भेड़ियों की आंखों का एहसास अभी भी उसे सता रहा था। कोल दूर चला गया, उसके कदम भारी थे, जैसे कि वह किसी ऐसी चीज का भार उठा रहा हो जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। एनाबेले को अपने अंदर के तूफान को शांत करने में घंटों लग गए, इससे पहले कि उसकी इंद्रियां इतनी सुस्त हो जाए कि वह एक बार फिर बेचैन नींद में सो जाए। लेकिन जब वह फिर से जागी तो उसे लगा कि उसे किसी की नजर लग गई है। खिड़की से चांद की रोशनी हल्की हल्की धारियों में आ रही थी, जिससे कमरे में एक ऐसी चमक आ रही थी जो लगभग अस्वाभाविक लग रही थी। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। वही बेचैनी उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंग रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उसे क्या हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को रोक पाती, वह बिस्तर से फिसल गई। कमरा अभी भी शांत था और कोल कहीं नहीं दिख रहा था। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों ने उसे बताया कि वह दूर नहीं है। वह बाहर के पेड़ों से चीड़ की मिट्टी की खुशबू सूंघ सकती थी और उसके कोलोन की हल्की सी महक किसी और चीज, किसी जंगली चीज के साथ मिल गई थी। एनाबेले दरवाजे की ओर बढ़ी। ठंडी रात की हवा में बाहर निकलते ही उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझने की जरूरत थी, अपनी आंखों से देखने की कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसके आसपास की दुनिया तेज, अधिक जीवंत महसूस हो रही थी। पेड़ों की हर सरसराहट, हर गंध, हर आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। जंगल में आगे बढ़ने पर उसका दिल धड़क रहा था। उसे अपने डर से कहीं ज्यादा किसी चीज का खिंचाव आगे की ओर ले जा रहा था। फिर उसने उन्हें देखा। भेड़ियों का एक झुंड आगे की ओर खुले मैदान में खड़ा था। वे बहुत बड़े थे। जितने भेड़ियों को उसने कभी देखा था उनसे कहीं ज्यादा बड़े। उनकी आंखों में वही अंबर रंग की रोशनी थी जो उसके सपनों में सता रही थी। उसकी सांस उसके गले में अटकी हुई थी। उसकी नब्ज उसके कानों में गड़गड़ा रही थी, जैसे वे धीरे धीरे उसकी ओर मुड़े। और फिर एक आगे बढ़ा। उसकी आंखें उसे एक गहनता के साथ देखती रहीं। आकृति बदल गई और वह सदमे में जम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जहां भेड़िया खड़ा था वहां एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर लंबा और शक्तिशाली था। उसकी आंखों में वही अंबर रंग की चमक थी जो अब उसकी आत्मा में जल रही थी। वह वही कोयला था। उसकी सांसें रुक गई और घबराहट ने उसके सीने को जकड़ लिया। वह सांस नहीं ले पा रही थी, वह सोच नहीं पा रही थी, वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। उसकी बहुत तेज इंद्रियां अब उसे बहुत ज्यादा भर रही थी और वह गिर पड़ी। उसका शरीर हर चीज के भार के आगे झुक गया और फिर सब कुछ अंधकारमय हो गया। एनाबेले की दुनिया भ्रम और घबराहट से भरी हुई थी। जब वह जागी, बेहोशी की धुंध धीरे धीरे छंट रही थी। रात की ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को चूमा और पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी कोल की मजबूत बाहें उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, उसे स्थिर पकड़े हुए थी, उसे स्थिर पकड़े हुए। उसका शरीर उसके सीने से लिपटा हुआ था। उसके दिल की स्थिर धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसके अंदर उमड़ रही घबराहट के बिल्कुल विपरीत थी। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। क्या हुआ? सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था, जैसे कोई सपना उसकी उंगलियों से फिसल रहा हो। चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था। जंगल पर एक हल्की रोशनी डाल रहा था, लेकिन वह उस समाशोधन से बहुत दूर थी जहां वह गिर गई थी। कोल ने उसे धीरे से जमीन पर गिराते हुए उसकी पकड़ मजबूत कर दी। उसका चेहरा अस्पष्ट था क्योंकि उसने उसे उसके पैरों पर वापस खड़ा किया। एनाबेले की नब्ज तेज हो गई। उसका सिर घूम रहा था क्योंकि वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। जंगल, भेड़िए, वह आदमी जो उसके सामने से गुजरा था, यह सब बहुत ही असत्य, बहुत ही असंभव लग रहा था। लेकिन वह वास्तविकता की उस गहरी, बेचैन करने वाली भावना को अनदेखा नहीं कर सकती थी जो उसे कुतर रही थी। वह खिंचाव, वह जुड़ाव, जिस तरह से उसकी इंद्रियां तेज और ज्यादा जीवंत महसूस कर रही थी, वह उसे नकार नहीं सकती थी। कुछ बदल गया था। उसके अंदर कुछ अलग था। तुम जाग रही हो? कोल की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें एक धार थी जिसने उसे जमने पर मजबूर कर दिया। एनाबेले ने जोर से निगल लिया। अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश करते हुए उसका दिल उसकी छाती से टकरा रहा था। क्या हुआ? उसकी आवाज कांप उठी जब उसने उससे एक कदम पीछे हटते हुए उसके पैर उसके नीचे अस्थिर थे, जैसे कि वे उसका वजन नहीं उठा पा रहे थे। कोल की नजर नरम हो गई और थोड़े से पल के लिए उसने उसकी आंखों में पछतावे की झलक देखी। इससे पहले कि वह उसे छुपाता, उसका भाव फिर से सख्त हो गया। तुम पर एक वेयरवॉल्फ ने हमला किया था, उसने धीरे से कहा।
जैसे कि इसे जोर से कहने से यह किसी तरह अधिक वास्तविक हो गया हो। एनाबेले की सांस रुक गई। एक वेयरवुल्फ, यह शब्द उनके बीच एक घने कोहरे की तरह लटका हुआ था और उसके चारों ओर की दुनिया एक पल के लिए जम गई। उसकी दृष्टि के किनारे धुंधले हो गए। कोल करीब आ गया। उसकी आंखें उसके चेहरे से कभी नहीं हटी। हाँ, उसने कहा। उसका स्वर धीमा और दृढ़ था, मेरे द्वारा। एनाबेल सहज रूप से पीछे हट गई। उसके शब्दों की ठंडी सच्चाई उसके पेट पर मुक्का मारने जैसी लगी। वह लड़खड़ाती हुई पीछे हटी। उसकी सांस उथली थी क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने अभी क्या कहा था। उसकी नब्ज उसके कानों में धड़क रही थी और हवा मोटी, बहुत मोटी लग रही थी, जैसे कि वह उसकी छाती पर दबाव डाल रही हो। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए अविश्वास में अपना सिर हिलाया। नहीं, लोग भेड़ियों में नहीं बदल जाते। उसका दिल उसकी छाती में हिंसक रूप से धड़क रहा था और वह एक और कदम पीछे हट गई। उसके हाथ उसकी बगल में कांप रहे थे। डर ने उसे जकड़ लिया, एक ठंडा निरंतर डर जिसने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसे सांस लेने में संघर्ष करना पड़ा। कोल का चेहरा नरम पड़ गया। उसकी निगाहें उदासी जैसी किसी चीज के साथ बदल गईं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी जिसने उसके सीने में डर को और भी तेज कर दिया। तुम मेरी हो। शब्दों ने उसे एक तूफान की तरह मारा, भावनाओं का एक ऐसा तूफान जो उस पल में उसे समझ नहीं आया। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था क्योंकि वह अभी अभी जो कुछ भी कह रही थी, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रही थी। नहीं, उसने फिर कहा, इस बार जोर से, ज्यादा जोर से, जैसे कि वह खुद को एक बुरे सपने से जगाना चाहती हो। यह सच नहीं हो सकता। तुम एक वेयरवुल्फ हो। उसकी आवाज डगमगा रही थी, लेकिन शब्द उसके मुंह से टूटे हुए कबूलनामे की तरह फिसल गए। यह संभव नहीं है। कोल की अभिव्यक्ति सख्त हो गई। उसका जबड़ा कस गया, जैसे कि भावनाओं के सैलाब को रोक रहा हो। यह सच है एनाबेले। उसकी आवाज अब कर्कश थी, जिसमें निराशा और कुछ और का मिश्रण था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। तुम पर निशान लगा दिया गया है और जब पूर्णिमा उगेगी तो तुम इसे महसूस करोगी। तुम बदल जाओगी। उनके बीच की हवा तनाव से घनी हो गई। रात अचानक ठंडी, ज्यादा दमनकारी लगने लगी। एनाबेले का दिमाग दौड़ गया। कोल द्वारा कहे गए हर शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी। बदलाव? उसकी आवाज फट गई। तुम्हारा मतलब है कि मैं उनमें से एक बनने जा रही हूं? उसने असहाय होकर अपने पीछे के जंगल की ओर इशारा किया, भेड़ियों की छायादार आकृतियों की ओर जिन्हें उसने कुछ क्षण पहले देखा था। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोल ने बीच में टोका। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। तुम चिह्नित हो। इसका मतलब है कि तुम बदल जाओगे, तुम मेरे जैसे बन जाओगे। जिस तरह से उसने यह बात इतनी अंतिमता से कही, उसने जो भी स्थिरता बची थी उसे तोड़ दिया। उसका पेट गांठों में उलझ गया। उसके हर शब्द के साथ मतली बढ़ रही थी। सतह के नीचे जो डर उबल रहा था, वह अब उबल रहा था, जिससे वह कमजोर और कांप रही थी। उसने फिर से अपना सिर हिलाया और पीछे हट गई, अपने सीने में जड़ जमा चुके आतंक को रोक पाने में असमर्थ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। ये नहीं हो रहा है। कोल की अभिव्यक्ति नरम हो गई और उसका हाथ आगे बढ़ा, लेकिन एनाबेले ने उसे छूने से पहले ही झटके से दूर हट गई। उनके बीच की दूरी असंभव रूप से चौड़ी लग रही थी। वह उसके इतने करीब रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तब भी नहीं जब सब कुछ इतना गलत, इतना विदेशी लग रहा था। तब भी नहीं जब उसने जो कहा था उसकी सच्चाई उसकी हड्डियों में समा रही थी। तुम डर रही हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक समझ भरी थी जिसने उसके गुस्से को और भड़का दिया। लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं एनाबेले। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहां नहीं हूं। मुझे नहीं पता तुम क्या हो, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में डर और हताशा थी। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता तुम अब कौन हो। कोल की अभिव्यक्ति सख्त हो गई और एक पल के लिए एनाबेल ने उसकी आंखों में कमजोरी देखी, लेकिन फिर वह गायब हो गई। उसकी जगह कुछ और ठंडापन आ गया, जिसे वह स्पष्ट रूप से छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा, उसने कहा। उसके शब्द दर्द से भरे हुए थे। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम मेरी साथी हो एनाबेल। मैंने इसके लिए भी नहीं कहा। एनाबेल का दिल साथी शब्द पर रुक गया। दुनिया झुक गई, नियंत्रण से बाहर हो गई, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ टूट गया। वह एक बार फिर पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी सांस छोटी छोटी सांसों में आ रही थी। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लगभग विनती करते हुए,
नहीं, मैं तुम्हारा साथी नहीं हूं। कोल की निगाहें सख्त हो गईं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत रही। तुम हो, उसने सरलता से कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, जैसे कि वह एक सत्य बोल रहा हो जिसे उसने पहले ही स्वीकार कर लिया है, और चाहे तुम इसे स्वीकार करो या ना करो, हम जुड़े हुए हैं। वह बंधन जो तुम्हारे अंदर पहले से ही बन रहा है, वह ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम बच सकते हो। एनाबेले चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर सकी। उसका शरीर जम गया था, उसके शब्दों की वास्तविकता में फंसा हुआ वह घुटन भरा सच जो धीरे धीरे उसके दिल को घेर रहा था। उसने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। उसका शरीर हर उस चीज के बल से कांप रहा था जिसे वह महसूस कर रही थी। नहीं, उसने फिर से फुसफुसाया, इस बार और भी हताश होकर, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे पूर्णिमा आसमान में ऊपर चढ़ती गई, उसका शरीर ठंडा होता गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़कता गया और वह अपने अंदर कुछ हलचल महसूस कर सकती थी। बंधन, खिंचाव, वह इसे महसूस कर सकती थी, निर्विवाद और भयंकर, अपनी आत्मा के चारों ओर लपेटते हुए, और यह उसे भयभीत कर रहा था। एनाबेले का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके कानों में धड़कनें तेज हो रही थीं। जब वह केबिन के बीच में खड़ी थी, कोल के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तुम मेरे किस्मत वाले दोस्त हो। उसके आसपास की हवा बहुत मोटी, बहुत भारी, घुटन भरी लग रही थी, जिसे वह समझा नहीं सकती थी। उसने एक कदम पीछे लिया। उसकी सांसें उथली सी चल रही थीं, जैसे कि वह डूब रही हो। चूल्हे में आग की रोशनी टिमटिमा रही थी। छायाएं उनके चारों ओर भयावह रूप से नाच रही थीं, और फिर भी उसे लगा जैसे कमरे में सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया हो। कोल के रहस्योद्घाटन का भार उस पर एक भौतिक बल की तरह दबा हुआ था। उसके विचार उसके द्वारा अभी अभी कही गई बातों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किस्मत वाले दोस्त, उसने अपने दिमाग में शब्दों को एक अभिशाप की तरह दोहराया, किसी ऐसी चीज की भयावह फुसफुसाहट जो सब कुछ बदल सकती है। हर बार नहीं। उसने सांस ली, अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसका सीना कस गया, क्रोध और भय का एक कुंडल कसता हुआ। वह सांस नहीं ले पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी। नहीं, उसने फिर कहा। इस बार उसकी आवाज ज्यादा तेज थी कि यह संभव नहीं है। कोल की अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, लेकिन जिस तरह से उसने उसे देखा, उसमें कुछ ऐसा था जिससे उसे भागने का मन हुआ। उसकी नजर उसके चेहरे पर गई और उसकी आंखों में तीव्रता देखी, लेकिन वह ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर सकी। बंधन, उनका बंधन उसे खींच रहा था, उसकी त्वचा के नीचे धड़क रहा था, और वह इससे नफरत करती थी कि ये उसे इतना उजागर, इतना कमजोर महसूस कराता है। मैंने इसके लिए नहीं कहा था। उसने झपट्टा मारा। कठोर और रक्षात्मक शब्द उसके रोकने से पहले ही बाहर निकल गए। गुस्सा गर्म और तीखा हो गया, भ्रम और डर को चीरता हुआ। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं मांगा था। मैंने चिह्नित होने के लिए नहीं कहा था। मैंने आपकी दुनिया, आपकी भेड़ियों की दुनिया में खींचे जाने के लिए नहीं कहा था। उसकी आवाज उसकी भावनाओं के बल से कांप उठी, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसे यह देखने से मना कर दिया कि इसने उसे कितनी गहराई से झकझोर दिया था। उसने सब कुछ महसूस किया, डर, गुस्सा, घबराहट, और इससे उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद पर, हर चीज पर नियंत्रण खो रही है। कोल का जबड़ा कस गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ नरम, कच्चे दर्द जैसा। मैंने भी इसके लिए नहीं कहा था, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, उसके शब्दों में अपना वजन था। मैं इस बंधन को तुमसे ज्यादा नहीं चाहता था, लेकिन हम यह नहीं चुन सकते कि हम किससे बंधे हैं। एनाबेले, यह नियति है। एनाबेले की छाती दर्द से कस गई। वह सांस नहीं ले पा रही थी। अपनी बढ़ती घबराहट के कोहरे के माध्यम से सोच नहीं पा रही थी। उसकी भावनाएं एक तूफान में उलझी हुई थीं, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी, और हर बार जब वह उसे दूर धकेलने की कोशिश करती तो वह उसे और अंदर खींच लेती। तुम मुझे इसे नियंत्रित करना सिखा सकते हो, कोल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज शांत, दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि इसे कैसे प्रबंधित किया जाए, इसके साथ कैसे रहा जाए, अपनी समझदारी कैसे बनाए रखी जाए। तुम्हें इससे लड़ने की जरूरत नहीं है एनाबेले। वह उसके शब्दों से पीछे हट गई। इसके साथ रहो। उसकी आवाज फट गई और उसे कोई परवाह नहीं थी। तुम चाहते हो कि मैं इसे बस स्वीकार कर लूं? तुम्हें लगता है कि मैं इस तथ्य को बस स्वीकार कर सकती हूं कि मैं एक भेड़िया बनने जा रही हूं, कि मैं तुमसे बंधी जाऊंगी? उसकी मुट्ठियां उसके किनारों पर कसी हुई थीं। उसके क्रोध की कच्ची ऊर्जा उसके भीतर बह रही थी।
बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बेताब थी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं इस अजीबोगरीब शो का हिस्सा नहीं बनूंगी जो तुमने शुरू किया है। शब्द उसके होठों से निकलते ही चुप गए और उसे तुरंत पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह जो महसूस कर रही थी उसका सच, डर, अस्वीकृति और बंधन का जबरदस्त खिंचाव बेकाबू होकर बाहर आ रहा था। कोल की आंखों में कुछ ऐसा कालापन आ गया जो उसे चोट पहुंचा सकता था, लेकिन यह जल्दी ही हल हो गया। उसने उसकी ओर एक और कदम बढ़ाया। उसकी उपस्थिति आज्ञाकारी और अडिग थी, लेकिन उसकी आवाज नरम हो गई, एक शांत कोमलता से भरी हुई जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। तुम्हें इसका सामना अकेले नहीं करना है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो एनाबेले। तुम मेरी साथी हो। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना होगा करूंगा, एनाबेले ने झिकते हुए कहा। उसकी छाती कस रही थी जैसे कि कमरे से हवा ही चूस ली गई हो। उसका गला उन अनकही भावनाओं से जल रहा था जिन्हें वह अब और रोक नहीं सकती थी। साथ ही ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था और उसे लगा जैसे ये धीरे धीरे उसका दम घोंट रहा था, उसे अनिश्चितता और भय के समुद्र में खींच रहा था। वह ये नहीं चाहती थी, वह उसे नहीं चाहती थी। मुझसे दूर रहो, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज तीखी थी, आदेश स्पष्ट और दृढ़ था, हालांकि ये उन सभी चीजों के भार से डगमगा रहा था जो वो नहीं कह सकती थी। शब्दों पर कोल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, लेकिन उसकी आंखें कभी भी उससे दूर नहीं हुईं। एनाबेले, दूर रहो, उसने चिल्लाते हुए कहा। क्रोध और घबराहट बढ़ रही थी। उसके अंदर हर दूसरी भावना डूब रही थी। वह उसके साथ इस संबंध को महसूस नहीं करना चाहती थी। वह बंधन नहीं चाहती थी, उसकी दुनिया में नहीं खींची जाना चाहती थी। उसके होने का क्या मतलब है? इसकी अराजकता में नहीं। वह सांस नहीं ले पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी। उसे जगह चाहिए थी, उसे दबाव, खिंचाव, हर चीज की तीव्रता से बचने की जरूरत थी जो हो रही थी। उसके जवाब का इंतजार किए बिना वह मुड़ी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और वह केबिन से बाहर निकल गई। ठंडी रात की हवा ने उसकी त्वचा को काट लिया, लेकिन उसने मुश्किल से ध्यान दिया। उसके पैर उसे जंगल के बीच से ले जा रहे थे। उसका दिमाग भ्रम, क्रोध और भारी भावनाओं से भरा हुआ था। उसे दूर जाना था। वह उसके पास नहीं हो सकती थी। वह जो कुछ भी उसने अभी अभी उसे बताया था उसका बोझ नहीं झेल पा रही थी। वह उससे इस तरह बंधे रहने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसका हर कदम, उसकी हर सांस उसे अज्ञात की ओर एक कदम आगे बढ़ने जैसा महसूस करा रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी सांस धीमी पड़ने लगी, जैसे ही उसके विचार शांत होने लगे, उसने उसे महसूस किया। वह खिंचाव, वह अदृश्य धागा जो उसकी आत्मा को खींच रहा था, उसे वापस उसके पास, उसके साथी के पास बुला रहा था। एक घुटी हुई चीख के साथ उसने खुद को और जोर से धकेला। पेड़ों के बीच से भागते हुए सब कुछ से दूर चली गई। लेकिन बंधन, उसका बंधन पहले से ही उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, उसे अपने करीब खींच रहा था, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। कक्षा में दम घुट रहा था। एनाबेल कमरे के सामने बैठी थी। उसके हाथ डेस्क के किनारे को पकड़े हुए थे क्योंकि वह अपने सामने बैठे बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। वह उन्हें सुन सकती थी, उनकी धीमी फुसफुसाहट, उनकी सीटों पर उनकी हरकतें, डेस्क पर पेंसिलों की टैपिंग। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं था। ध्वनियां, सुगंध, वे सभी बहुत तेज, बहुत जीवंत थीं। वह क्लारा के परफ्यूम की हल्की लैवेंडर की खुशबू, कक्षा की दीवारों की कस्तूरी की खुशबू, पाठ्य पुस्तकों के कुरकुरे कागज की खुशबू महसूस कर सकती थी। हर विवरण घुटन की हद तक बढ़ गया था। एनाबेले की सांसें अटक गईं क्योंकि उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। कमरा उसके चारों ओर घूम गया। आवाजें शोर की एक अराजक सिम्फनी बन गईं जिससे वह बच नहीं सकती थी। उसकी त्वचा में झुनझुनी हो रही थी। उसकी इंद्रियां इस तरह से जीवित थीं कि वह भारी और भयावह दोनों थी। घबराहट के कारण उसकी छाती में जकड़न हो रही थी। मेरे साथ क्या हो रहा है? वह खुद को संभालने की कोशिश में चॉकबोर्ड की ओर बढ़ी, लेकिन उसके पैर शीशे के बने हुए लग रहे थे। हवा बहुत मोटी, बहुत भारी लग रही थी और वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वह अपने सामने खड़े बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी, शोर और भारी संवेदनाओं को रोकने की कोशिश कर रही थी जो उसे अपनी त्वचा से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही थी। मिस व्हिटलॉक, क्लारा की आवाज चिंता के साथ घबराहट की धुंध को चीरती हुई निकली। क्या आप ठीक हैं? एनाबेले की दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी। कमरा उसके चारों ओर घूम रहा था। उसने अपना सिर हिलाया, चक्कर आने की इच्छा की, लेकिन उसके कानों में भनभनाहट और तेज होती गई। मैं ठीक हूं, वह कहने में कामयाब रही,
उसकी आवाज फट गई क्योंकि उसने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, हालांकि यह खोखला और नाजुक लग रहा था। क्लारा आश्वस्त नहीं लग रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एनाबेले की बांह पर अपना कोमल हाथ रखा, लेकिन एनाबेले उसके स्पर्श से दूर हट गई। उसके अंदर जलन और घबराहट की लहर दौड़ गई। मैं कहती हूं मैं ठीक हूं, एनाबेले ने झपट्टा मारा। उसके शब्द तीखे और अस्थिर थे। क्लारा पीछे हट गई। उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं, लेकिन एनाबेले ने उसके कुछ और कहने का इंतजार नहीं किया। उसने कमरे के पीछे से अपना कोट पकड़ा और बाहर भागी। दालान की ठंडी हवा उसके अंदर चल रही तूफान से कोई राहत नहीं दे रही थी। जिस क्षण वह बाहर निकली, सब कुछ तीव्र हो गया। धरती और देवदार की गंध उसे ज्वार की लहर की तरह लगी और वह दूर से आ रही हर सरसराहट, हवा की हर सांस सुन सकती थी। दुनिया शोर और सनसनी का एक कोलाहल बन गई थी जिससे वह बच नहीं सकती थी। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अब वहां नहीं रह सकती थी। स्कूल की दीवारें उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे घेर रही हों। वह सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई नीचे उतरी, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन कैसे हिल रही थी। उसके अंदर की घबराहट चरम पर पहुंच गई थी और उसने पाया कि वह तेजी से चल रही है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। उसे अपने अंदर के तूफान से बचने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत थी। जैसे जैसे सूरज आसमान में नीचे की ओर डूबता गया, चांद उगने लगा। उसकी पीली रोशनी शहर पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। एनाबेल ने मुश्किल से ध्यान दिया कि वह जंगल की ओर जा रही थी। पेड़ उसे एक अप्रतिरोध्य आकर्षण के साथ बुला रहे थे। उसकी हड्डियों में दर्द धीरे धीरे जलने की तरह उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचने लगा। वह अपनी जगह पर रुक गई, सांस लेने के लिए हांफने लगी क्योंकि उसका शरीर हिलने लगा। उसकी त्वचा एक अप्राकृतिक गर्मी से झुंझुनी कर रही थी। उसकी उंगलियां अनायास ही मुड़ गईं। उसके हाथों की हड्डियां दर्द करने लगी क्योंकि वे बदलने लगी थीं। दर्द ऐसा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, तीखा, जलन वाला, खिंचाव वाला। और वह डर से हांफने लगी क्योंकि उसके नाखून लंबे हो गए थे, पंजों में बदल गए थे। नहीं नहीं नहीं, उसने खुद से फुसफुसाया, लेकिन शब्द बढ़ते हुए आतंक में खो गए। उसकी दृष्टि फिर से धुंधली हो गई। दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगी क्योंकि परिवर्तन ने जोर पकड़ लिया। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर सकी। उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह उसे रोक सके। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटने जमीन से टकरा रहे थे। उसका शरीर मुड़ रहा था, हड्डियां टूट रही थी और हिल रही थी क्योंकि उसका भेड़िया पक्ष सतह पर आने के लिए मजबूर हो रहा था। वह दर्द से कराह उठी। उसके गले से चीख निकल रही थी। वह जमीन को पकड़ रही थी, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोल, मुझे कोल की जरूरत है। वह महसूस कर सकती थी कि उनके बीच का बंधन एक ऐसा खिंचाव पैदा कर रहा था जिसने उसे दर्द से बाहर निकाला। वह उसे चाहती थी, उसे उसकी जरूरत थी। दूर से उसने कदमों की आवाज सुनी, भारी और उद्देश्यपूर्ण, और उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। कोल! वह एक पल में वहां था। उसका रूप छाया से उभर रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी गंध ने उसे देखने से पहले ही छू लिया, मिट्टी जैसा, परिचित और मजबूत, और इसने उसके भीतर कुछ गहरा हलचल मचा दी। एनाबेले! कोल की आवाज धीमी थी, जो उसके पास पहुंचते ही तत्परता से भरी हुई थी। उसकी आंखें उसके ऊपर घूम रही थीं, उसकी बदली हुई अवस्था को देख रही थीं, जिस तरह से उसका शरीर उस महिला और अवस्था के बीच फंसा हुआ था, जिस तरह से उसका शरीर उस महिला और उभर रहे भेड़िए के बीच फंसा हुआ था। इससे मत लड़ो, उसने चेतावनी दी। उसका लहजा कोमल लेकिन दृढ़ था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। उसके अंदर फिर से घबराहट भर गई। उसका जंगली पशुवत पक्ष हावी हो गया और एक गुर्राहट के साथ वह उस पर झपटी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके अंदर की कोई चीज बाहर आ गई। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, उसका शरीर तेज हो गया, उसकी प्रवृत्तियां जंगली हो गईं और वह बिना सोचे समझे हमला कर रही थी। भेड़िया पूरी तरह से हावी हो गया, लेकिन कोल तेज था। उसने उसे आसानी से पकड़ लिया। उसकी शक्तिशाली भुजाएं उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं, उसे स्थिर पकड़े हुए थी, भले ही वह उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। एनाबेले, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अब उसमें एक धार थी, अधिकार की भावना। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर सके। वह भागने के लिए बेताब होकर उसके खिलाफ जोर से लड़खड़ा रही थी, लेकिन कोल ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी पकड़ कभी कम नहीं हुई। उसका शरीर ठोस और अडिग था। जब उसने उसके कान में फुसफुसाया, उसकी आवाज धीमी और सांत्वना देने वाली थी। मुझे पता है कि यह भयानक है, लेकिन आप इसमें अकेले नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। निराशा और डर ने उसे जकड़ लिया।
उसका शरीर कांप उठा और इस दुस्वप्न के शुरू होने के बाद पहली बार उसने खुद को जाने दिया। परिवर्तन की थकावट, दर्द, डर, यह सब एक साथ टूट गया। उसने अपना चेहरा उसके सीने से सटा दिया। उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था। उसके पास कोई नियंत्रण नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वह बस इतना कर सकती थी कि जब वह उसे पकड़ रहा था तो वह उससे चिपकी रही। उसकी गर्माहट तूफान में एक स्थिर लंगर की तरह थी। मैं डरी हुई हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। उसके शब्द कच्ची भावनाओं से कांप रहे थे। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोल की बाहें उसके चारों ओर कस गईं। उसे अपने करीब खींच लिया। मुझे पता है प्रिय, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी और सुखदायक थी। लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं वादा करता हूं। एनाबेले ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर उसकी बाहों में कांप रहा था और पहली बार ऐसा लगा जैसे हमेशा के लिए उसने खुद को उस पर विश्वास करने दिया। अध्याय 3। दरवाजे पर भेड़िए। चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। एक चमकता हुआ चांदी का गोला अपनी रोशनी को शांत समाशोधन में फैला रहा था। उनके चारों ओर का जंगल रात की हवा में फुसफुसा रहा था। सरसराहट करती पत्तियां और दूर से आती चीखें उस पल को एक अलौकिक ध्वनि दे रही थी। एनाबेले समाशोधन के बीच में खड़ी थी। उसकी सांस स्थिर थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें अंगारों से बंद थीं। कोल बस कुछ फीट दूर खड़ा था। अपनी उस गहन अडिग निगाह से उसे देख रहा था। वह उसके साथ धैर्यवान था। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसका मार्गदर्शन कर रहा था। उसकी आवाज हमेशा शांत और स्थिर थी, क्योंकि वह उसे अपनी नसों में बह रही जंगली ऊर्जा का दोहन करना सिखा रहा था। उसके अंदर भेड़िए की शक्ति को महसूस करना अजीब था, जो उसके दिमाग के पीछे एक जीवित तार की तरह कुंडलित और प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन कोल के मार्गदर्शन में उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ, नियंत्रण की भावना जिसे उसने संभव नहीं माना था। उसका शरीर अब केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, यह प्रतिक्रिया कर रहा था, उसके आदेशों को सुन रहा था। तुम बेहतर कर रहे हो, कोल ने कहा। उसकी आवाज गर्व के साथ धीमी थी। वह अक्सर अपनी रक्षा को कम नहीं करता था, लेकिन वह इसे वहां सुन सकती थी। उसके शांत बाहरी आवरण के ठीक नीचे छिपी हुई। एनाबेल ने धीरे से सांस छोड़ी, अपने माथे से पसीने की बूंद पोंछते हुए। उसे यकीन नहीं था कि यह स्पैरिंग के परिश्रम से था या उनके बीच खिंचाव की तीव्रता से, लेकिन जब भी वे एक साथ अभ्यास करते थे तो हवा में कुछ बिजली सी होती थी। इसे अनदेखा करना असंभव था, लड़ना असंभव था। वह सीधी खड़ी हो गई, उसकी नजर से मिली। मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत पड़ने लगी है। वह मुस्कुराया, उसकी वह दुष्ट मुस्कान जिसने हमेशा उसके दिल को धड़काया। शुरू हो रहा है। तुम मेरी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो। एनाबेल ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसके सीने में एक हल्कापन था, एक गर्मजोशी जो पहले नहीं थी। कई दिनों में यह पहली बार था जब उसे लगा कि वह इस अराजकता से सिर्फ लड़खड़ाते हुए नहीं गुजर रही है, बल्कि वास्तव में वह कहने की हिम्मत करती है, इसे गले लगा रही है। वह सिर्फ अपने अंदर के बदलाव से लड़ना नहीं सीख रही थी, वह इसे स्वीकार करना शुरू कर रही थी। कोल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हरकतें हमेशा की तरह सहज और सुंदर थीं, जैसे वह अपने नीचे की धरती के साथ एक हो। ठीक है, आइए देखें कि तुमने वास्तव में कितना सीखा है। एक और दौर। एनाबेल मुस्कुराई, अपने अंदर के भेड़िए को महसूस करते हुए, चुनौती के लिए उत्सुक। तुम तैयार हो? वे एक दूसरे के चारों ओर घूमे और उनके बीच तनाव स्पष्ट था। जिस दिन से उसने सच्चाई सीखी थी, तब से उनके बीच का बंधन और भी गहरा हो गया था। उनका संबंध, उसका उससे संबंध उस पल से ही निर्विवाद था जब वे मिले थे, लेकिन अब यह कुछ और था, कुछ गहरा। जैसे ही वे आपस में भिड़े, घास में उनके पैरों की आवाज और उनके बीच की तेज सांसें एक नृत्य की तरह थी, एक खामोश लय जिसे केवल वे ही सुन सकते थे। वह तेजी से आगे बढ़ी, उसकी सहज प्रवृत्ति उसका मार्गदर्शन कर रही थी, उसकी ऊर्जा के खिंचाव को महसूस कर रही थी। जिस तरह से वह उसकी हर हरकत का अनुमान लगा रहा था, वे अब सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहे थे, अब सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहे थे। उनके बीच एक अनकही चुनौती थी, कुछ ज्यादा आदिम, ज्यादा अंतरंग। वे एक दूसरे को धकेल रहे थे, सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे, न सिर्फ अपने कौशल की, बल्कि किसी और चीज की जो कहीं ज्यादा मायावी थी। एनाबेल ने उसकी तरफ एक तेज झटका मारा, लेकिन उसने उसे आसानी से रोक दिया। उसकी बाहें एक सहज अभ्यास गति में
उसके हाथों को पकड़ने के लिए ऊपर आईं। कोल ने चिढ़ाते हुए कहा, बुरा नहीं है। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। लड़ाई के रोमांच से उसकी छाती कस गई, लेकिन यह उसका स्पर्श था। उसका हाथ उसके हाथों पर स्थिर था, जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसे यकीन नहीं था कि ये लड़ाई थी, बंधन था या कुछ और था, लेकिन उनके बीच की हवा में कुछ बिजली सी चमक रही थी। एक ऐसा गहरा, इतना निर्विवाद संबंध कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दूर नहीं जा सकती थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसने उसकी ओर देखा। उसकी छाती परिश्रम के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखों में एक कोमल चमक थी, जो सिर्फ चांद की रोशनी नहीं थी, बल्कि कुछ और गहरी, कुछ ज्यादा अंतरंग थी। उनके बीच का खिंचाव अनूठा था और वह खुद को उसकी ओर झुकते हुए महसूस कर सकती थी। उस चुंबकीय शक्ति द्वारा खींची गई। एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। यह सिर्फ वे दोनों थे जो उस नाजुक, खतरनाक तनाव में फंसे हुए थे। रात की ठंडी हवा, पत्तों की शांत सरसराहट, उनकी सांसों की सूक्ष्म लय, यह सब गायब हो गया। जब वह एक कदम और करीब आया, उसका हाथ उसके गालों को छू रहा था। एनाबेले की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। कोल की उंगलियां कोमल थीं। जब उसने उसके कान के पीछे बालों का एक ताला धकेला, उसके स्पर्श ने उसकी त्वचा में गर्मी की लहर भेजी। इशारा इतना सरल लेकिन इतना गहरा था कि उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसका स्पर्श बना रहा। उसकी आंखें कभी भी उसकी आंखों से नहीं हटी और एक दिल की धड़कन के लिए वे बस उस पल में खोए रहे। और फिर एक कोमलता के साथ जिसने उसे चौंका दिया, वह नीचे झुका। उसके होंठ उसके होंठों को छूते हुए एक चुंबन में शुरू हुए, जो धीमा, अनिश्चित था, जैसे कि वे दोनों बहुत जल्दी, बहुत अचानक आगे बढ़ने से डरते थे। लेकिन झिझक ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे जैसे चुंबन गहरा होता गया, उनके बीच का सारा तनाव, सारी अनिश्चितता पिघलती हुई प्रतीत हुई। यह सिर्फ वह था, सिर्फ वह। उनके बीच का बंधन एक नाड़ी की तरह धड़क रहा था, स्थिर और अडिग। जब वे आखिरकार अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज हो गई थीं। उनके चेहरे लाल हो गए थे। उनके शरीर अभी भी चुंबन की तीव्रता से कांप रहे थे। एनाबेले का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था और वह उनके बीच के बंधन का भार महसूस कर सकती थी। वह संबंध जो पहली बार मिलने के बाद से और भी मजबूत हो गया था। एक पल के लिए दोनों में से कोई भी नहीं बोला। उनके बीच खामोशी फैल गई, जिसमें वह सब कुछ था जो उनमें से कोई भी जोर से कहने को तैयार नहीं था, लेकिन दोनों ही महसूस कर सकते थे। लेकिन वह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। खैर, एनाबेले ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश थी, जो अप्रत्याशित थी। कोल ने ठहाका लगाया। आवाज गहरी और समृद्ध थी, कुछ अनकही बातों से भरी हुई थी। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना देते हैं। उसकी आवाज धीमी हो गई। चिढ़ाने की जगह कुछ नरम, कुछ ज्यादा गंभीर ने ले ली। लेकिन अब यह सिर्फ प्रशिक्षण के बारे में नहीं है ना? एनाबेले का दिल धड़क उठा और वह जवाब देने में असमर्थ हो गई। उसके शब्दों का भार उसके अंदर समा रहा था। वह सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकती थी, उनके संबंध की सच्चाई को। यह बंधन सिर्फ कुछ ऐसा नहीं था जिसके साथ वे जीना सीख रहे थे। यह उनके बीच था, हर दिन मजबूत होता जा रहा था। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, जंगल की शांति को चीरती हुई दूर से एक तेज और बेचैन करने वाली आवाज आई। कोल ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एनाबेले का पेट गिर गया। हवा में बदलाव महसूस हो रहा था। कुछ गड़बड़ थी। इस बीच जंगल में गहरे सिलासवैन छाया में खड़ा था। उसकी आंखें ठंडे दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसके चारों ओर दुष्ट भेड़िए इकट्ठे हो गए। उनमें से प्रत्येक उसे वफादारी और डर के मिश्रण से देख रहा था। उसकी नजर उन पर घूम गई। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट की थी। अल्फा कमजोर है, सिलास ने कहा। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। एक इंसान से बंधा होना, यह ताकत नहीं है, यह एक दायित्व है और पैक को ताकत की जरूरत है। वह भेड़ियों का सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी अभिव्यक्ति उग्र थी। उसकी योजनाएं उसके दिमाग में आकार ले रही थीं। दुष्ट भेड़िए बदलाव के लिए सत्ता के भूखे थे और सिलास का इरादा उन्हें सत्ता देने का था। तख्तापलट शुरू होने वाला था। दोपहर असामान्य रूप से गर्म थी। एनाबेले जब चहल पहल भरी सड़कों से गुजर रही थी तो सूरज सिल्वर क्रीक पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। शहर में सामान्य से ज्यादा शांति थी। हवा में ऊर्जा का संचार हो रहा था, लेकिन एनाबेले को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वातावरण में ये बदलाव उसकी अपनी बेचैनी को दर्शाता था, लेकिन वह यह नहीं बता पा रही थी कि आखिर क्या गड़बड़ है। उसके विचार कुल की ओर लौट रहे थे। उसने जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी वादा किया था, उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया था, जिसे नकारा नहीं जा सकता था।
लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जिसे वह नहीं हिला सकती थी। उसके दिमाग के पीछे कुछ ऐसा था जो फुसफुसाता था कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा कि लग रहा था। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की थी, खुद को यह समझाने की कोशिश की थी कि यह संबंध वास्तविक था, कि कोल वास्तव में उसकी परवाह करता था। लेकिन कुछ ऐसे क्षण थे, छोटी छोटी बातें, ऐसी चीजें जिन्हें वो समझा नहीं सकती थी, जिससे उसे आश्चर्य होता था कि क्या कहानी में उससे कहीं ज्यादा कुछ था जो उसने उसे बताया था। जैसे ही एनाबेल जनरल स्टोर के पास पहुंची, उसने क्लारा को असामान्य रूप से गंभीर दिखते हुए बाहर खड़ा देखा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे इशारा किया। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से धुंधली थी। कोई भी एनाबेल के पास आते ही क्लारा ने धीरे से कहा, मैं अफवाहें सुन रही हूं, शहर में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। एनाबेल ने भौहें सिकोड़ी, यह महसूस करते हुए कि क्लारा सिर्फ गपशप के बारे में बात नहीं कर रही थी। किस तरह की परेशानी? क्लारा की नजर एक तरफ चली गई। उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। दुष्ट भेड़ियों की बात हो रही है। लोग चिंतित हैं। वे कह रहे हैं कि पैक का नेतृत्व कमजोर हो रहा है और कुछ का मानना है कि यह सब कोल की वजह से है। एनाबेले की छाती में दर्द हो रहा था, उसकी नब्ज तेज हो रही थी। वह जानती थी कि क्लारा बेकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए जो कुछ भी कहा जा रहा था उसमें दम था। लेकिन कोल, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। क्लारा ने आगे बोलने से पहले झुझकते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि वह विचलित है। पैक से ज्यादा तुम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, कि तुम एक बोझ हो, एक कमजोरी हो। उन्हें लगता है कि अल्फा को इंसान से नहीं बांधा जाना चाहिए। एनाबेले की अपेक्षा से ज्यादा शब्दों ने उसे चुभोया और वह एक कदम पीछे हट गई। उसके नीचे की जमीन अचानक अस्थिर महसूस होने लगी। एक बोझ, एक कमजोरी? वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। वह नहीं कर सकती थी, लेकिन क्लारा के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, उसे कुतर रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है? एनाबेले ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। क्लारा ने उसे एक लंबी अनिश्चित नजर से देखा। मुझे नहीं पता एनी, मुझे नहीं पता कि अब किस पर विश्वास करना है, लेकिन कुछ हो रहा है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। एनाबेले के पेट में गांठें पड़ गई। एक ठंडी ठंड उसके अंदर घुस गई। क्लारा के शब्द उसके सिर में गूंज रहे थे। जब वह उस शाम कोल के केबिन की ओर जा रही थी, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। संदेहों को अनदेखा करना मुश्किल होता जा रहा था। बाद में जब चांद पेड़ों के ऊपर ऊंचा उठ गया, एनाबेले केबिन के ठीक बाहर खड़ी थी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने कुछ ऐसा सुना था जिसने उसे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया था। कोल की आवाज, धीमी और दृढ़, अपने बीटा ड्रैग से बात करते हुए, हमें मानवीय खतरे को रोकने की जरूरत है, कोल ने कहा था। उसकी आवाज में एक छिपी हुई तत्परता थी। एनाबेले की सांस उसके गले में अटक गई। मानवीय खतरा। वह छाया में छिपकर और करीब झुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सब कुछ नहीं सुन पा रही थी, मानवीय खतरे को थामे हुए थे। उसने क्लारा के शब्दों को फिर से याद किया। एक दायित्व, एक कमजोरी। वह छिपी रही सच्चाई धीरे धीरे उसके पेट में ठंडे पत्थर की तरह जमती गई। जब वह केबिन से दूर जा रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग भ्रम और विश्वासघात के भंवर में था। उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसे उसका सामना करना था। उसे उससे यह सुनना था। एनाबेल कोल के केबिन के सामने खड़ी थी। उसकी सांसें उथली थीं। उसकी छाती कसी हुई थी। उसकी सांसें उथली थी। उसकी छाती कसी हुई थी। उसके सांसें उथली थी। उसकी छाती कसी हुई थी। उसके सांसें उथली थी। उसकी छाती कसी हुई थी। उसके छाती कसी हुई थी। उसके छाती कसी हुई थी। उसके छाती कसी हुई थी। उसकी भावनाएं उबल रही थी। वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी, लेकिन एक बात जो निश्चित थी वह यह थी कि उसे उसका सामना करना था। उसे सच्चाई जाननी थी। कोल ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसकी निगाहों की गर्माहट उसके मुंह के कोने तक नहीं पहुंची। कुछ गड़बड़ थी, एनी, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? उसने दोहराया। उसकी आवाज कांप रही थी। यही मैं जानना चाहती हूं। कोल ने भौहें सिकोड़ी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एनाबेल ने गहरी सांस ली, अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई। वह अपनी जीभ पर शब्दों का भार महसूस कर सकती थी, उनसे होने वाले दर्द को भी, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सकती थी। मैंने तुम्हें डेरेक से बात करते हुए सुना, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी फटी हुई थी। मैंने तुम्हें कहते हुए सुना कि तुम्हें मानवीय खतरे को नियंत्रित करने की जरूरत है। कोल का चेहरा सख्त हो गया। उसका जबड़ा भींच गया।
लेकिन उसने पहले तो कुछ नहीं कहा। चुप्पी फैलती गई, भारी और घुटन भरी, इससे पहले कि वह आखिरकार अपनी आवाज को कसकर बोले, एनाबेल, यह वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। तो फिर यह क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज ऊंची हो गई। क्या मैं तुम्हारे लिए यही हूं? एक खतरा, एक दायित्व? कोल ने दूसरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह ठीक से नहीं समझ पा रही थी। ये इतना आसान नहीं है। एनाबेल ने एक कदम पीछे हट लिया। उसके सीने में जो कच्ची चोट भर गई थी वह उसे कुचलने की धमकी दे रही थी। ये बिल्कुल इतना आसान है कोल, उसने कहा। उसकी आवाज छोटी लेकिन कटु थी। मुझे लगा कि हम इससे कहीं ज्यादा हैं। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ नियंत्रित करने वाली चीज, प्रबंधन करने वाली चीज से कहीं ज्यादा मायने रखता हूं। उसकी आंखें उसकी आंखों से टकराई। वुमरेलैंड गोहेन तलाई। उसके चेहरे पर दर्द था। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। एनाबेले ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें समझ में नहीं आया, है ना? वह जोर से हंसी, हालांकि उसमें कोई हास्य नहीं था। मैं तुम्हारी योजना का एक हिस्सा हूं। मैं तुम्हारे लिए इसे नियंत्रित करने, पैक को नियंत्रित करने का एक तरीका मात्र थी। मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं सिर्फ चीजों को ठीक करने, चीजों को आसान बनाने का एक तरीका थी। कोल का चेहरा निराशा और पीड़ा से तड़प उठा। यह सच नहीं है। मुझे तुम्हारी परवाह है एनाबेले। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। एनाबेले की छाती में दर्द होने लगा। उसके दिल का दर्द उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके मुंह में ये शब्द कड़वे लग रहे थे। मैं सिर्फ तुम्हारी योजना का हिस्सा थी, चीजों को ठीक करने का एक तरीका। वह मुड़ी, अब उसे और नहीं देख पा रही थी। उसके हर कदम के साथ उसका दिल टूट रहा था। एनी, कोल की आवाज कर्कश, हताश थी, लेकिन वह रुकी नहीं। वह नहीं रुक सकती थी। वह उसकी ओर नहीं देख सकती थी, नहीं उस सब के भार के साथ जो अभी अभी बिखर गया था। आखिरी चीज जो उसने दूर जाते समय सुनी वह थी उसकी आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी। एक टूटी हुई दलील जिसने उसके अंदर के दर्द को और भी बदतर बना दिया। अध्याय 4। दुश्मन की चाल। सिल्वर क्रीक हमेशा से एक शांतिपूर्ण शहर रहा है। ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे के नाम जानता था, जहां बच्चे सड़कों पर खेलते थे और दिन सूरज के उगने और डूबने से चिन्हित होते थे। लेकिन आज रात हवा में एक प्रतीक्षा थी और असहज शांति थी जो इमारतों और सड़कों पर कफन की तरह चिपकी हुई थी। एनाबेल ने इसे महसूस किया जब वह बाहर निकली। तनाव उसके सीने के चारों ओर घना और भारी था। चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, शहर पर एक नरम रोशनी डाल रहा था। लेकिन आज रात शांतिपूर्ण चमक गलत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नजर से दूर छिपा हुआ था, कुछ अंधेरा और खतरनाक। एनाबेल की इंद्रियां अभी भी कोल के साथ हुई हर चीज, उनके बीच हुई हर चीज से कच्ची थीं। बंधन, खिंचाव, डर, वह जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी। विश्वासघात, गलतफहमी, लेकिन इन सबके नीचे कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वह समझा नहीं सकती थी। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। शहर के केंद्र की ओर बढ़ते हुए उसके कदमों की आवाज कोबलस्टोन सड़कों पर गूंज रही थी। स्थानीय शराब खाने से हंसी की आवाज हवा में बह रही थी और एक पल के लिए उसने चाहा कि वह भी उनके जैसी हो, अनजान, बेफिक्र। लेकिन वह नहीं थी, अब और नहीं। कुछ होने वाला था। शराब खाने के अंदर माहौल जीवंत था। लोग टेबलों के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। उनकी आवाजें खुशनुमा बकबक में बढ़ रही थीं, क्योंकि वे शराब पी रहे थे और खा रहे थे, इस बात से बेखबर कि शहर में पहले से ही खतरा मंडरा रहा था। लेकिन हवा में मौजूद तनाव को छिपाने के लिए यह खुशमिजाजी पर्याप्त नहीं थी। यहां तक कि हमेशा की तरह की हंसी भी तनावपूर्ण लग रही थी, जैसे कि कुछ टूटने वाला हो। बाहर कदमों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। उनकी लय स्थिर और उद्देश्यपूर्ण थी। एनाबेल वहीं रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सहज ही ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़ी और फिर उसने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी जो इतनी गहरी थी कि ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की हवा हिल गई हो। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाती, छाया में एक हलचल हुई। तेज फुर्तीला फर और मांसपेशियों का धुंधलापन, और फिर एक भेड़िया उसके ऊपर आ गया। उसकी आंखें बीमार एम्बर की तरह चमक रही थी। उसका मुंह एक झपट्टा में खुला था और उसके दांत चांद की रोशनी में चमक रहे थे। हमला तेज, निर्दयी था और एनाबेल को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। इससे पहले कि भेड़िया उस पर झपटा, उसे जमीन पर गिरा दिया।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी क्योंकि वह खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे वापस लड़ने के लिए चिल्लाया, लेकिन भेड़िया बहुत शक्तिशाली था। उसके वजन ने उसे जमीन पर दबा दिया। खून की तीखी गंध हवा में भर गई क्योंकि उसने अपने जबड़े उसके चेहरे के करीब कर दिए। उसकी हड्डियों में कंपन हुआ और फिर अचानक एक गगनभेदी दहाड़ हुई जिसने रात को हिला दिया और भेड़िया उसके ऊपर से गिर गया। एनाबेल या कोल था। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन जैसे ही उसने दुष्ट भेड़िए का सामना किया, ये जल्दी ही क्रोध में बदल गई। जानवर ने गुर्राहट की और अपने दांत दिखाए। उसकी आंखों में घृणा की चमक थी। जैसे ही उसने उसके चारों ओर चक्कर लगाया, वह स्पष्ट रूप से उसे आंक रहा था। एनाबेल अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसके पैर कांप रहे थे क्योंकि वह अपना संतुलन खोजने की कोशिश कर रही थी। वह दूर से भेड़ियों की आवाज सुन सकती थी। जितने भेड़िए वह गिन नहीं सकती थी। वे शहर में घूम रही थी। हमला कोई दुर्घटना नहीं थी, यह योजनाबद्ध था। इससे पहले कि वह ये सब समझ पाती, एक और भेड़िया कोल पर झपटा और एनाबेल की सहज प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। उसे अपने और कोल के बीच के बंधन की परिचित खिंचाव महसूस हुई। वह कनेक्शन जिसने उन्हें एक साथ बांधा। शक्ति की लहर के साथ वह अपने भीतर पहुंची, अपने भीतर के भेड़िए को खींचती हुई। उसके शरीर के हिलने से उसकी हड्डियां टूट गई। उसके पंजे उसके नीचे की धरती में धंस गए। उसने अपने कंधों को सीधा किया। शरीर प्लास्टिक जैसा हो गया। परिवर्तन तेज, जंगली और दर्दनाक था, लेकिन उसके पास उस दर्द पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं था जिसकी उसे जरूरत थी। दहाड़ते हुए एनाबेले आगे बढ़ी। उसकी इंद्रियां तेज थीं, उसकी गति बढ़ गई थी। वह दुष्ट भेड़िए से टकराई, उसे रास्ते से हटा दिया, ठीक वैसे ही जैसे वह कोयला काटने की कोशिश कर रहा था। उसके दांत उसके मांस में धंस गए और भेड़िया दर्द से चीख उठा, लेकिन एनाबेले नहीं रुकी। जानवर अब नियंत्रण में नहीं था। वह थी। कोल विस्मय और चिंता के मिश्रण के साथ उसे देखता हुआ पीछे खड़ा था, लेकिन शब्दों के लिए समय नहीं था। दुष्ट भेड़िया गिर गया था, लेकिन और भी आ रहे थे। हर कोई एक साथ काम कर रहा था, शहर पर सटीकता और उद्देश्य के साथ हमला कर रहा था। और भी है, कोल ने कहा। उसकी आवाज तत्परता से भरी हुई थी। उन्होंने सिल्वर क्रीक में घुसपैठ की है, या कोई यादृच्छिक हमला नहीं है। एनाबेले का दिल बैठ गया, उसका दिमाग दौड़ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? इसके पीछे कौन है? सिलास वेन नाम उसके दिमाग में एक ब्रांड की तरह जल गया। दुष्ट अल्फा, जिसने पहले भी पैक पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। वह जो हमेशा सत्ता के लिए भूखा था और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए तैयार था। एनाबेल को यह जानने के लिए कोल की पुष्टि सुनने की जरूरत नहीं थी कि इस हमले के पीछे सिलास का हाथ था। वह कोल की ओर मुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति उग्र थी। हमें उन्हें रोकना होगा। कोल की आंखों में दृढ़ संकल्प से मेल खाता था। हम करेंगे, लेकिन अकेले नहीं। हमें शहर को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। एनाबेल ने सिर हिलाया। उसकी मांसपेशियां मुड़ी हुई और तैयार थीं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और जितना उसका दिल उनके बीच हुई हर चीज से दुखी था, उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। शहर पर हमला हो रहा था और उसके और कोल के बीच का बंधन ही अब एकमात्र चीज थी जो मायने रखती थी। जंगल में कहीं और छाया में छिपे हुए सिलास वैन अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ खड़ा था, क्योंकि वह अराजकता को देख रहा था। दुष्ट भेड़िए सैन्य सटीकता के साथ आगे बढ़े, शहरवासियों को मार गिराया और इस प्रक्रिया में मून शैडो पैक को फंसाया। उन्हें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं होगा, सिलास ने खुद से कहा। उसकी आंखें संतुष्टि से चमक रही थीं। यह शहर जल जाएगा और जब ऐसा होगा तो कोयला गिरेगा। पैक वह दूर चला गया। उसका हाथ एक ब्लेड के मूठ के चारों ओर कस गया। यह नियंत्रण लेने का समय था। अराजकता की आवाज हवा में भर गई, तीखी और निरंतर, जैसे सिल्वर क्रीक पागलपन में उतर गई। एनाबेले का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि वह शहर की पक्की सड़कों से भाग रही थी। दुष्ट भेड़ियों की चीखों और गुर्राहटों की प्रतिध्वनि रात को चीरने की धमकी दे रही थी। धोए और खून की गंध हवा में भारी, तीखी और बीमार करने वाली थी। उसके अंदर की हर वृत्ति लड़ने, बचाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसे अपने डर का खिंचाव महसूस हुआ। उसके दिमाग के पीछे कोयले का बंधन जल रहा था। शहर को मेरी जरूरत है। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके पंजे उसकी हथेलियों में धंस गए। शक्ति उसके अंदर जंगल की आग की तरह उमड़ रही थी। उसने पहले भी इसे महसूस किया था। उसके अंदर यह उग्र ऊर्जा थी, लेकिन अब वास्तविक खतरे के सामने यह बेकाबू थी। लेकिन वह हिचकिचाहट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह शहर अपने लोगों को गिरने नहीं दे सकती थी। वह शहर अपने लोगों को गिरने नहीं दे सकती थी। वह शहर अपने लोगों को गिरने नहीं दे सकती थी। वह शहर
अपने लोगों को गिरने नहीं दे सकती थी। वह शहर अपने लोगों को गिरने नहीं दे सकती थी। वह शहर अपने लोगों को गिरने नहीं दे सकती थी। वह शहर अपने लोगों को गिरने नहीं दे सकती थी। वह शहर अपने लोगों को गिरने नहीं दे सकती थी। वह शहर अपने लोगों को गिरनानो, अपने लोगों को गिरनानो गिरनो, अपने अपने अपनों, अपने अपने अपनों, अपने अपनों, एक ऐसी नीति से बंधी हुई थी जो उसके इस दुनिया में कदम रखने से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। मैं अब जो भी हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। इन लोगों को मेरी जरूरत है। एडनाबेल शहर के चौराहे पर पहुंची, ठीक उसी समय जब दुष्ट भेड़ियों की पहली लहर शहर के बीचों बीच उतरी। चौक, जो आमतौर पर चहल पहल वाले शहरवासियों और शांत विक्रेताओं से भरा रहता था, युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया था। भेड़ियों ने सड़कों पर धावा बोला। इमारतों पुराने टाउन हॉल की पत्थर की दीवारों से टकरा गए। चीखें अराजकता के बीच गूंज रही थीं। धातु और फर के टकराने की आवाजें घायलों की चीखों के साथ मिल रही थीं। एनाबेल की सांसें उथली और तेज थीं, जैसे वह लड़ाई में आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसने चौक में कदम रखा, एक दुष्ट भेड़िया उस पर टूट पड़ा। उसकी चमकती हुई अंबर आंखें उसकी आंखों से टकराईं और दूसरी बार ऐसा लगा जैसे वह खींच रहा हो। बिना सोचे समझे उसने अपने भीतर के भेड़िए को छोड़ दिया। दर्द और शक्ति के विस्फोट में उसके शरीर पर बदलाव आया। उसके पंजे लंबे हो गए, उसकी मांसपेशियां मुड़ गईं, क्योंकि वह भेड़िए से सीधे भिड़ गई। लड़ाई क्रूर और तेज थी, लेकिन एनाबेले अब वह असहाय इंसान नहीं थी जो वह थी। वह एक ऐसी चपलता के साथ आगे बढ़ी जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसके और उसके अंदर के भेड़िए के बीच का बंधन उसे वह ताकत दे रहा था जिसकी उसे दुष्ट भेड़िए को पीछे धकेलने के लिए जरूरत थी। लेकिन जिस क्षण उसे लगा कि वह ऊपरी हाथ पर है, एक और भेड़िया छाया से निकलकर लड़ाई में शामिल हो गया। यह हमलावरों की एक अथक अंतहीन लहर थी। उसने कोल की उपस्थिति को मुश्किल से पहचाना, क्योंकि वह अराजकता के बीच आगे बढ़ रहा था। उसका भेड़िया रूप गति का एक धुंधला रूप था जो घातक सटीकता के साथ बदमाशों को मार रहा था। उसकी आंखों ने एक पल के लिए उसे पाया और उस संक्षिप्त नजर में कोई सवाल ही नहीं था कि वे दोनों इसमें एक साथ थे। इस बीच चौक के केंद्र में सिलास की नसें खड़ी थीं। उसकी आंखें घृणा और महत्वाकांक्षा से जल रही थी। उसकी आवाज लड़ाई को चीरती हुई तीखी और आज्ञाकारी थी। उन्हें नीचे गिराओ, किसी को भी खड़ा न रहने दो। एनाबेल का पेट उसे देखते ही मुड़ गया। सिलास, वह दुष्ट अल्फा जो इतने लंबे समय से इस पल की योजना बना रहा था, उसकी आंखें कोल पर टिकी हुई थी। उसकी निगाह में एक शिकारी चमक थी। जिस क्षण उनकी आंखें मिली, भेड़ियों की भीड़ अलग हो गई, जिससे उनके बीच एक स्पष्ट रास्ता बन गया। कोल ने संकोच नहीं किया, वह आगे बढ़ा। उसका शरीर तनावग्रस्त था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ थी। तुम नहीं जीतोगे सिलास, कोल ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज युद्ध के शोर पर हावी हो रही थी। सिलास हंसा, आवाज गहरी और मजाकिया थी। तुम्हें लगता है कि उसके साथ तुम्हारा बंधन तुम्हें मजबूत बनाता है? तुम कमजोर हो कोल, तुम विचलित हो। तुम्हें यह बेहतर पता होना चाहिए था कि किसी इंसान को अपने और पैक के बीच आने ना दे। सिलास के शब्दों में जहर सुनकर एनाबेल का खून ठंडा हो गया और उसने अपने और कोल के बीच के बंधन की जानी पहचानी खींचतान महसूस की। वह चुंबकीय खिंचाव जिसने उन्हें बांधे रखा। यह एक ऐसा संबंध था जो इतना मजबूत, इतना निर्विवाद हो गया था कि इससे उसका दिल दुखने लगा। लेकिन सिलास ने इसे नहीं समझा, उसे उस तरह से नहीं देखा जैसा उसने देखा। उसने उसे एक बोझ, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक खतरे के रूप में देखा। उसने उसे कमजोर के रूप में देखा, लेकिन वह कमजोर नहीं थी। कोल और सिलास के बीच लड़ाई एक हिंसक झड़प के साथ शुरू हुई। सिलास ने क्रूर बल के साथ हमला किया। उसका शरीर एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह चल रहा था, जबकि कोल अधिक जानबूझकर अधिक गणना कर रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा था। लड़ाई भयंकर थी। उनके पंजे हवा में वार कर रहे थे। उनकी दहाड़ें चौक में गूंज रही थीं। एनाबेल ने देखा उसका दिल उसके गले में था, जबकि कोल लड़खड़ा रहा था। अब उसकी हरकतें धीमी हो गई थीं। उसके वार उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने होने चाहिए थे। वह उसके शरीर पर खून, उसकी आंखों में तनाव देख सकती थी। सिलास जीत रहा था और इससे वह असहाय महसूस कर रही थी। कोल, वह चिल्लाई, उसकी आवाज शोर के बीच से निकल रही थी। वह उसके पास भागना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। वह बहुत दूर था और सिलास बेरहम था। और फिर हताशा के उस पल में एनाबेल के अंदर कुछ टूट गया। वह शक्ति जिसे वह नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, वह शक्ति जो हर लड़ाई के साथ उसके भीतर उमड़ रही थी,
वह मुक्त हो गई, वो इसे महसूस कर सकती थी। उसका भेड़िया पक्ष उस तीव्रता के साथ जीवन में दहाड़ रहा था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसके और कोल के बीच का बंधन धड़क रहा था और वो उसे पाने के लिए आगे बढ़ी, उसे ईंधन देने, उसका मार्गदर्शन करने दिया। उसकी इंद्रियां तेज हो गई और उसके आसपास की दुनिया धीमी हो गई क्योंकि उसका ध्यान सिलास पर केंद्रित था। एक भयंकर दहाड़ के साथ एनाबेल आगे बढ़ी। उसकी भेड़िया प्रवृत्ति हावी हो गई और वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी। जिस क्षण सिलास ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया, उसने पूरी ताकत से उस पर हमला किया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। एक पल के लिए सिलास स्तब्ध रह गया। एनाबेल की शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी और वह अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी करके पीछे हट गया। उसने संकोच नहीं किया। एक तेज गति से एनाबेल ने अपने पंजे सिलास के शरीर में घुसा दिए, जिससे उसे दर्द का झटका लगा। सिलास गुस्से में दहाड़ने लगा, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सका। वह जितना समझ रहा था उससे कहीं कमजोर था और फिर ताकत के एक उछाल के साथ उसने उसे कोल की ओर वापस धकेल दिया, जो पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा था। उसकी आंखें कृतज्ञता और आश्चर्य से भरी हुई थीं। एनाबेल ने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि क्या वह लड़ाई खत्म कर सकता है। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि वह करेगा। जैसे ही कोल आगे बढ़ा, उसका वार सटीक और घातक था, जिससे सिलास मिट्टी में धंस गया, पराजित हो गया। एक लंबे समय के लिए सन्नाटा छा गया। एकमात्र ध्वनि थी लड़ाकों की उखड़ी हुई सांसें, घायलों की दूर से आती चीखें। एनाबेल वहीं खड़ी थी, हाँफ रही थी। उसका शरीर अभी भी लड़ाई से कांप रहा था। कोल का हाथ उसके हाथ से टकराया और स्पर्श ने उसके अंदर गर्मजोशी की चिंगारी भेजी, जिसने उसे उस पल में स्थिर कर दिया। वह उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें नरम हो गईं। लड़ाई की तीव्रता अभी भी हवा में लटकी हुई थी, लेकिन अब वहां एक कोमलता भी थी। तुम अविश्वसनीय हो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और प्रशंसा से भरी हुई थी। एनाबेल ने उसकी नजर से मुलाकात की। उसका दिल किसी ऐसी चीज से भर गया जिसे वह ठीक से नाम नहीं दे सकती थी। कुछ ऐसा जो सिर्फ बंधन से बढ़कर था। यह विश्वास, प्यार और एक ऐसा संबंध था जिसे कोई दुश्मन, कोई लड़ाई कभी नहीं तोड़ सकती थी। और साथ मिलकर वे फिर से निर्माण करेंगे। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद की स्थिति शांतिपूर्ण नहीं थी। एनाबेल के पैरों के नीचे की जमीन खून से सनी हुई थी। हवा धुएं, पसीने और लड़ाई की तीखी गंध से भरी हुई थी। उसकी मांसपेशियां अभी भी उसके भीतर के भेड़िए की कच्ची शक्ति से धड़क रही थीं, और वह जो भी सांस ले रही थी वह गहरी, तीखी लग रही थी, मानो दुनिया किसी तरह से ज्यादा जीवंत हो गई हो। सिलास जमीन पर निश्चल पड़ा था। कोल के अंतिम प्रहार के बाद उसका शरीर मिट्टी में धंस गया था। अराजकता का उसका शासन समाप्त हो गया था, लेकिन इतनी बड़ी कीमत पर जो कुछ भी मिला था उसके सामने जीत खोखली लग रही थी। एनाबेले की आंखें कोल से कभी नहीं हटी। वह कुछ फेट दूर घुटनों के बल बैठा था। उसके सीने पर कई घावों से खून टपक रहा था। उसका हाथ एक अजीब कोण पर लटका हुआ था। उसे घायल और खून से लथपथ देखकर उसका दिल डर और अविश्वास दोनों से दब गया। वह सब कुछ खोने के बहुत करीब था, उससे दूर होने के बहुत करीब था। उसके पैर हिलने लगे इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाती। उसकी सांसें तेज हो गईं जैसे ही वह उसके पास पहुंची। कोल, उसकी आवाज टूट गई क्योंकि वह उसके बगल में बैठी थी। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकावट और थकी हुई मुस्कान का मिश्रण था, मानो वह महसूस कर सकता था कि उसकी चिंता रस्सी की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई है। उसके होंठ खुल गए और चेहरे पर खून के बावजूद वह फिर भी बोलने में कामयाब रहा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन मजबूत थी। एनाबेल, मैं ठीक हूं, हम जीत गए। उसकी सांस अटक गई। तुम ठीक नहीं हो, उसने तत्काल फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ उसके कंधे को छूते हुए कांप रहे थे। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें बहुत चोट लगी है। कोल का जबड़ा सिकुड़ गया और उसने उथली सांस ली। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं, लेकिन फिर भी दृढ़ थी। मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी ने उसे धोखा दे दिया। एनाबेल को यकीन नहीं था कि ताकत कहां से आई, लेकिन अचानक क्रोध और सुरक्षात्मक प्रवृत्ति की लहर उसके अंदर से बह निकली, जो जंगल की आग की तरह उसकी नसों में भर गई। वह उसे खो नहीं सकती थी, इस तरह नहीं। ऐसा मत कहो, उसने उग्रता से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नजर उसके शरीर पर लगे कट और चोटों पर घूम रही थी। उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा था। उसकी हरकतें सुस्त थीं और उसकी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। उसे कुछ करना था। तुम ठीक नहीं हो कोल। उनके बीच का बंधन बिजली के करंट की तरह धड़क रहा था। यह अभी भी था, पहले की तरह ही मजबूत था, और एनाबेल उसके दर्द, उसकी कमजोरी और उसकी थकावट को महसूस कर सकती थी। लेकिन सबसे बढ़कर उसने बंधन को महसूस किया।
उनकी आत्माओं का एक धागा जो उन्हें जोड़ता था। जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, उसका दिल सिकुड़ गया। वह कुछ कर सकती थी। बिना सोचे समझे वह बदल गई। अब संक्रमण सहज निर्बाध था, क्योंकि उसका भेड़िया पक्ष एक सहज शक्ति के साथ उभरा। वह अपनी ताकत वापस लौटती हुई और ऊर्जा को अपने भीतर बहते हुए महसूस कर सकती थी, क्योंकि वह अपने भेड़िए के रूप में डूब गई थी। नई स्पष्टता के साथ एनाबेल ने महसूस किया कि उसके अंदर कच्ची शक्ति बह रही थी, जो उसकी नसों को गर्मी और ताकत से भर रही थी। उसका भेड़िया आधा हिस्सा हमेशा से वहां था, रक्षा के लिए तैयार। लेकिन अब कुछ बदल गया था। कोयले के बंधन के खिंचाव ने उसके भीतर कुछ गहरा, कुछ जंगली और आदिम खोल दिया था। उसकी इंद्रियां उस स्तर तक तेज हो गईं जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह उनके चारों ओर जमा खून, ठंडी रात की हवा में चीड़ की हल्की सी खुशबू को सोंख सकती थी। उसकी आंखें कोल पर टिकी थी और उसे बिना किसी संदेह के पता था कि वह उसे बचा सकती है, कि वह उसे बचा लेगी। उसने अपने हाथ उसके सीने पर रखे। उसके पंजे सावधानी से उसकी त्वचा को छू रहे थे। उसका भेड़िया पक्ष उसे ठीक करने, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता से गुनगुना रहा था। जैसे ही उसने उन दोनों को एक साथ बांधने वाले बंधन पर ध्यान केंद्रित किया, उनके आसपास की दुनिया दूर होती दिख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने अंदर की शक्ति को पुकारा, और भेड़िए के जादू ने जवाब दिया। उसका शरीर ऊर्जा से भर गया और एक नरम, लगभग चमकती हुई रोशनी उसके हाथों को घेर गई। उनके बीच का बंधन भड़क गया और एक संक्षिप्त विद्युतीय क्षण के लिए वह अपनी उंगलियों में कोल की नब्ज को महसूस कर सकती थी। एनाबेले ने गहरी सांस ली, अपने भेड़िया पक्ष की शक्ति को उसका मार्गदर्शन करने दिया। उसके पंजे उसके दिल के ऊपर की त्वचा में धंस गए और चमक तेज हो गई। उसके शरीर में दर्द ने उसे जवाब दिया। उसकी शक्ति उसमें बह रही थी, टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी पसलियों के दांतेदार किनारे फिर से जुड़ रहे थे। खून धीमा हो रहा था, घाव भर रहे थे। ये एक अजीब उत्साहजनक एहसास था जो उसे अंदर से ठीक कर रहा था। शक्ति उसके अंदर बह रही थी, जैसे कि ये दूसरी प्रकृति थी। ये सांस लेने जैसा था, केवल यह उसकी जीवन शक्ति थी जिसे वह बहाल करने में मदद कर रही थी। एक नरम सांस उसके मुंह से निकली, क्योंकि उसने उसकी नब्ज को स्थिर महसूस किया। उसके घाव उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से ठीक हो रहे थे। उसके स्पर्श से सबसे खराब क्षति धीरे धीरे कम हो रही थी। उनके बीच का बंधन फिर से धड़क रहा था, इस बार एक नरम, लगभग कोमल गर्मजोशी के साथ, जैसे कि कोल महसूस कर रहा था कि वह उसके साथ क्या कर रही थी। जैसे कि यह हो रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने कोल का चेहरा देखा। उसकी विशेषताएं इस तरह से नरम हो रही थी कि उसका दिल धड़कने लगा। उसकी सांस अब स्थिर थी, उसका शरीर अब दर्द से कांप नहीं रहा था। तुमने यह कर दिखाया, कोल ने सांस ली। उसकी आवाज विस्मय और कृतज्ञता से भरी हुई थी। उसके हाथ उसके चेहरे को थामने के लिए उठे और उसका स्पर्श गर्म और स्थिर था। उसकी ताकत वापस आ गई थी, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी विस्मय की झलक थी, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। एनाबेल मुस्कुराई। राहत की लहर उसके सीने में भर गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके आखिरी घाव ठीक हो गए हैं। उसने यह कर दिखाया था, उसने उसे बचा लिया था, लेकिन उसने सिर्फ उसके शरीर को ही ठीक नहीं किया था, बल्कि उनके बीच के बंधन को भी ठीक किया था। वह संबंध जो पहले इतना नाजुक, इतना अनिश्चित था, अब यह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा वास्तविक लग रहा था। मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ें भावनाओं से भरी हुई थी। उसका हाथ उसकी बाहों पर था और उसे ताकत वापस लौटती हुई महसूस हो रही थी। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसका दिल अपनी ही लय में धड़क रहा था। इस तरह नहीं, सब कुछ होने के बाद भी नहीं। कोल की अभिव्यक्ति नरम पड़ गई और उसने उसे अपने अंदर खींच लिया। उसकी मजबूत बाहों ने उसे एक तंग, आरामदायक आलिंगन में ढींक लिया। जब उसने उसे अपने करीब रखा तो उसकी सांस उसकी गर्दन पर गर्म थी। उस पल की तीव्रता उन दोनों पर से किसी पर भी नहीं खोई थी। तुमने मुझे बचाया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं एनाबेले, लेकिन मैं अपने जीवन के बाकी दिनों में हर दिन यह साबित करने में बिताऊंगा कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। एनाबेले ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि उनके बीच का बंधन एक बार फिर से धड़क रहा है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। उसे यकीन नहीं था कि भविष्य में उनके लिए क्या होगा। आगे अभी भी खतरा था और चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन अभी इस पल में उसे शांति की एक जबरदस्त अनुभूति हुई। कोयले के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका वे एक साथ सामना न कर सकें। तुम मेरे साथी हो, उसने धीरे से कहा।
उसके होठों से शब्द फिसल रहे थे, एक शांत वादा और मैं तुम्हारी हूं। भोर की कोमल रोशनी सिल्वर क्रीक पर धीरे धीरे फैलती हुई अराजकता और भय से तबाह हुए शहर पर एक सुनहरी चमक बिखेरती हुई। सड़कें हालांकि युद्ध के अवशेषों से चिह्नित थीं, धीरे धीरे वापस जीवन में आ रही थीं, क्योंकि शहरवासी बाहर निकल रहे थे। उनकी हरकतें अनिश्चित लेकिन आशा से भरी हुई थीं। ताजी पकी हुई रोटी और खिलते फूलों की खुशबू सुबह की हवा के साथ पहाड़ों की ठंडी हवा के साथ मिल रही थी। एनाबेल अपने केबिन की खिड़की से खड़ी थी, नीचे शहर को देख रही थी, क्योंकि सूरज की गर्मी उस पर पड़ रही थी। ये अजीब लग रहा था, शांति की यह भावना। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद यह शांत क्षण। दुष्ट भेड़ियों को भगा दिया गया था, उनका खतरा बेअसर हो गया था, लेकिन हवा में अभी भी बदलाव का एहसास था। सिल्वर क्रीक अब अलग था। हालांकि यह सिर्फ शहर ही नहीं था जो बदल गया था, वह भी बदल गई थी। उसकी इंद्रियों अभी भी तेज थीं, झुंड से उसका जुड़ाव निर्विवाद था, लेकिन उससे भी बढ़कर कोयले के साथ उसका रिश्ता उन तरीकों से गहरा हो गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संदेह, भय और क्रोध से भरी यहां तक पहुंचने के लिए यह एक लंबी कठिन यात्रा थी, लेकिन अब जब नए दिन की रोशनी जमीन पर फैल रही थी तो उसे पता था कि यह सब इसके लायक था। जैसे ही वह खिड़की से मुड़ी, उसने क्लारा को अपनी ओर आते देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त, हमेशा की तरह हल्की फुल्की और दृढ़ महिला ने एनाबेले को एक जोरदार आलिंगन में जकड़ लिया, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती। क्लारा ने चिढ़ाते हुए कहा, उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। अब तुम दोनों को देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगी जब तुम एक भेड़िए के प्यार में पड़ोगी, लेकिन हम यहाँ हैं। एनाबेल हंसी, आवाज नरम और खुश थी जब उसने क्लारा को गले लगाया। उसका दिल हल्का था। वह सिर्फ एक भेड़िया नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शब्द बिना सोचे समझे निकल गए, लेकिन वे सच लग रहे थे। शांत रहो मेरे भेड़िए। क्लारा की आंखें नरम हो गईं और वह पीछे हट गईं। एनाबेल को एक जानकार नजर से देखा। मुझे पता था कि तुम बदल जाओगे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही हो। एनाबेल की मुस्कान चौड़ी हो गई। क्लारा के शब्दों में सच्चाई से उसका दिल भर आया। उसे एहसास हो गया था कि उसका जीवन, उसका दिल हमेशा कोल के लिए था। अब उससे पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। बाद में जैसे ही सूरज आसमान में डूब गया, एनाबेल और कोल सिल्वर क्रीक के बाहरी इलाके में एक शांत पहाड़ी पर हाथ में हाथ डाले चले गए। हवा तेज हो गई थी और हवा ठंडी हो रही थी, लेकिन डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी ने उन दोनों को एक नरम गर्म चमक में नहला दिया। नीचे का शहर, जो कभी उथल पुथल में था, अब एक नई शुरुआत के वादे के साथ शांत शांत लग रहा था। वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और रुक गए। साथ खड़े होकर सूरज को आसमान में डूबते हुए देखते रहे। वह क्षण अनकहे शब्दों से भारी लग रहा था, फिर भी उनके बीच सब कुछ पहले से ही स्पष्ट था। उनके बीच कोई दीवार नहीं थी, कोई संदेह नहीं था। सब कुछ स्पष्ट हो चुका था और कहने के लिए केवल एक ही बात बची थी। कोल की उंगलियां एनाबेले की उंगलियों से धीरे से टकराईं। उसके स्पर्श से उसकी त्वचा में एक चिंगारी दौड़ गई। वह उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें नरम और गंभीर थीं। मैंने तुम्हें चुना, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन एक भावना के साथ जो उसके सीने में गहराई से गूंज रही थी। जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, जिस क्षण से हमारे रास्ते मिले, गहराई से गूंज रही थी। जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, जिस क्षण से हमारे रास्ते मिले, जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, जिस क्षण से हमारे रास्ते मिले, जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, जिस क्षण से हमारे रास्ते गूंज रही थी, जिस क्षण से हमारे रास्ते मिले, जिस क्षण से हमारे रास्ते, जिस क्षण से हमारे रास्ते, जिस क्षण से हमारे रास्ते, जिस क्षण से हमारे, जिस क्षण से हमारे रास्ते। मुझे पता था कि मैंने तुम्हें चुना है। एनाबेले की सांस उसके गले में अटक गई। उसके दिल में उसके शब्दों की तीव्रता से धड़कन बढ़ गई। उसने उसकी आंखों को देखा। उसकी खुद की भावनाएं उमड़ रही थीं। और मैंने तुम्हें चुना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके दिल से बहते हुए शब्द, उनकी सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। मैंने हमेशा चुना है, तब भी जब मुझे यह पता नहीं था। एक आंसू उसके गाल पर फिसल गया, लेकिन यह दुख का नहीं था, यह राहत का, शांति का, एक ऐसे प्यार का था जो इतना गहरा और मजबूत था कि वह किसी भी चीज का सामना कर सकता था। कोल ने हाथ बढ़ाया, अपने अंगूठे के पैड से आंसू पोंछते हुए। उसकी आंखें कभी भी उसकी आंखों से नहीं हटीं। तुम नहीं जानती कि मैंने इस पल का कब से इंतजार किया है, कोल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज उन सभी चीजों के वजन से मोटी थी जो उन्होंने झेली थी। मैं कब से तुम्हें बताना चाहता था कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एनाबेल के होंठ कांपने लगे जब वह उसकी नजर से मिली। शब्द उसके गले में अटक गए।
उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। वे दोनों सच्चाई जानते थे। उन्होंने बहुत कुछ सहा था, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन अब इस पहाड़ी पर एक साथ खड़े होकर डूबते सूरज के नीचे उन्हें पता था कि उन्होंने इसे एक साथ बनाया है। सूरज आखिरकार क्षितिज के नीचे डूब गया और आसमान काला हो गया, लेकिन यह अंत नहीं था। यह कुछ नया, कुछ उज्जवल, कुछ वादा भरा होने की शुरुआत थी। जैसे ही रात के आसमान में तारे दिखाई देने लगे, पूर्णिमा उनके ऊपर से ऊपर उठी, जिसने दुनिया पर अपनी चांदी जैसी चमक बिखेरी। हाथ में हाथ डाले एनाबेले और कोल एक साथ खड़े थे, चांद को निहार रहे थे। उसकी रोशनी उन्हें गर्मजोशी और शांति से नहला रही थी। उनके बीच का बंधन निर्विवाद था। उनका संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत था। झुंड फिर से पूरा हो गया था। सिल्वर क्रीक सुरक्षित था और एनाबेले ने आखिरकार इस दुनिया में अपना स्थान पा लिया था। एक इंसान के रूप में नहीं, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उसके रूप में। एक भेड़िए की दूर की चीख ने हवा में बहते हुए सन्नाटे को तोड़ा और एनाबेले धीरे से मुस्कुराई। ये आवाज अब खतरे या डर की नहीं थी, बल्कि शांति, एकता की थी। ये उसके साथी की पुकार थी, उनके झुंड की पुकार थी। कोल के साथ आवाज़ें नहीं है, उसके साथी की पुकार थी। कोल के साथ आवाज ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका वह सामना न कर सकती थी। और जब पूर्णिमा उनके ऊपर लटकी, रात के आसमान में रोशनी की किरण, वे एक साथ खड़े थे, हाथ में हाथ डाले, भविष्य में जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए तैयार। क्योंकि वे अब सिर्फ दो आत्माएं नहीं थी जो अस्त व्यस्त दुनिया में खो गई थीं। वे एक पूरे के दो हिस्से थे जो भाग्य से, प्यार से, सितारों की चौकस निगाहों के नीचे किए गए वादे से बंधे थे। आगे जो भी हो, एनाबेल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बमुश्किल एक सांस से ऊपर थी। हम उसका सामना एक साथ करेंगे। कोल ने उसकी ओर रुख किया। उसकी मुस्कान नरम और गर्मजोशी से भरी थी। उसकी आंखें उस प्यार से चमक रही थीं जो उसके अपने प्यार से मेल खाती थीं। साथ में उसने प्रतिध्वनित किया और इसके साथ उन्होंने पूर्णिमा को उगते देखा। उनके सामने एक नई शुरुआत खुल रही थी। अंत।